नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतल लिसानी मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काफ़ी टाइम के बाद मेरे बच्चों से उसी तरीके से मुलाकात हो रही है जिस तरीके से टेक्स्ट में होती थी। सबसे पहले तो कैसे हैं आप सारे लोग? जिन लोगों ने सेशन लिया था उनसे तो बात मैंने कर ली थी। जो उस सेशन में नहीं थे, जो एक ओरिएंटेशन सेशन था या रिकॉर्डेड देखा था, तो खास तौर पे उन बच्चों को पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। वैसे तो सबको मुबारकबाद के एक जिंदगी का बड़ा इम्पोर्टेंट पड़ाव था जो आपका गुजर चुका, पास हो चुका, और साथ में अब एक लास्ट स्टेज है। और लास्ट स्टेज जो होती है, जो नर्वस 90s की तरह होती है, ये अब स्टार्ट हो गया है। आपका बड़ा चैलेंजिंग दौर है, बड़ा चैलेंजिंग। पर मैं ये कि जो पूरी क्वालिफिकेशन है उसमें सबसे मुश्किल जो टाइम समझता हूँ वो इसी को समझता हूँ, क्योंकि यहाँ आके आप एक जिसको कहते हैं प्रोफेशनल बनते हैं। प्रोफेशनल कैसे कि फर्म भी देखनी है, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, मेरी बहुत बहुत दुआएं आप सबके साथ कि अच्छी फर्म्स हो जाएंगी। और उसके अलावा फिर क्या करना है, पढ़ाई को भी देखना है। इसके अलावा फिर और भी बड़े मसाइल होते हैं। जैसे जैसे थोड़ी सी उम्र भी बढ़ रही होगी यकीनन, ठीक है, कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी, कुछ और भी चीजें होती हैं। तो बहरहाल बहुत बहुत दुआएं आप सबके लिए। हाँ, अदनान ने तो बोल ही दिया, मैं बोलना नहीं चाह रहा था कि शादी भी करनी होती है। ठीक है। बेटा अदनान अभी सबर कर बेटा, ठीक है, तू जल्दी कर लेगा ये मुझे पता है, मगर बहरहाल। तो मेरे बच्चों कैसे हो आप? सब ठीक हो? अच्छा, मुझे पहले बताएं कि क्लास में कौन कौन है आज? वो मर्जी पे है, अगर कोई आना चाहे तो फिर, मगर ऑब्वियसली हम कोशिश करते हैं कि तैयारी पूरी की हुई है हमने, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो कौन कौन है भाई? हाँ, अच्छा, आ गए सारे जवाब आ गए। अच्छा, तो इन्होंने सिस्टम ऐसे रखा है, मुझे थोड़ा सेटअप चेंज कर लेते हैं अब। हाँ, सेट है भाई, सेट है, सेट है, सेट है, सेट है। अच्छा, अली नहीं, ऑनलाइन क्लास हो रही है बेटा। उस्मान सिर्फ आया हुआ है। वो किसी काम के सिलसिले में आया हुआ है, तो इस वजह से फिर यहीं बैठ गया। अच्छा बच्चों, हम आज का जो सेशन है उसको बस स्टार्ट करने वाले हैं। और इंशाल्लाह ताला बहुत यूजफुल सेशन रहेगा। सबसे पहले आज के सेशन का एजेंडा बता दूं। चलो, बिफोर आई मूव ऑन, मुझे सारे बच्चे बताएं, आवाज ठीक है मेरी? आवाज ठीक है, सही है, ओके। अच्छा, आज के सेशन में अ, हमारा जो एजेंडा है वो टू फोल्ड है, दो चीजें हम करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके लिए जो एक ऐसा सेशन डिजाइन किया है, पहला सेशन, जिसके अंदर आपको इस सब्जेक्ट के बारे में और इस सब्जेक्ट को टिकल करने के बारे में बताऊंगा। ये सब्जेक्ट बड़ा चैलेंजिंग हो चुका है। मेहरबानी करके जो अभी का टाइम है उसको जाया नहीं कीजिएगा। अल्लाह ताला ने आपको जो अभी टाइम दिया है, एक विंडो है, ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसको जाया ना करें। सिर्फ इसलिए कि जी अभी फर्म में सर नहीं हुआ, भाई फर्म में हो जाएगा, ठीक है। ये टाइम जाया ना करें, वापस पढ़ाई के माइंडसेट में आ जाओ। मैं वजह बताता हूँ कि ऐसी अर्जेंसी आखिर क्या है कि मैं तुम्हें रिलैक्स होने नहीं दूंगा, कि अभी रिलैक्स होने का टाइम नहीं है, अभी अभी मंजिल नहीं है। मंजिल मिलेगी फिर तुम्हारी मर्जी है, चिल करो, रिलैक्स करो, जो करना है कर लो, बट अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज शुरू हुई है। तो जो मेन रीजन है इस सब्जेक्ट के चैलेंजिंग हो जाने की, वन ऑफ द रीजन ये है कि ये लॉ है, ये लॉ है, ठीक है ना। लॉ को हल्का ना लो, क्योंकि आप खुद ये चीज रियलाइज करके आए हो कि लॉ फंसा तो फंसा, फंसा तो फंसा, ठीक है। इसीलिए इसको फंसने नहीं देंगे इंशाल्लाह। टेक्स्ट में भी बेटा आपने देखा था, और किस तरीके से मैंने किस हद तक साथ दिया था, कितनी जान मारी थी। बेटा यहाँ आके मैं डबल ट्रिपल जान मारूंगा आपके साथ। आप लोगों को जितना मैंने वहां जिस तरीके से, क्योंकि देखो जो काम करना था मैं ओरिएंटेशन सेशन में भी बता चुका हूँ, वो मैं कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। ये नहीं है कि बस अब काम हो गया खत्म। आपके साथ मैं खड़ा हूँ इंशाल्लाह ताला। इस सब्जेक्ट को हम, मैं आपको आज ओरिएंटेशन में भी बहुत कुछ सिखा दूंगा
ये सब्जेक्ट है क्या, कैसे टैकल होगा। जिस तरीके से हमेशा मेरा तरीका है कि बच्चों को पहले एक कंप्लीट पिक्चर बताओ, उसको खुद को एहसास हो। मैच्योर बच्चा है, वो खुद जब एहसास करेगा तो मेहनत भी करेगा, फिर मिलके हम साथ देंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये टाइम बड़ा क्रूशियल क्यों है, क्योंकि आप आज देखोगे कि एक रीजन मैंने बताई कि ये लॉ है, तो लॉ, आप सीए का जो बच्चा है वो फिगर वर्क के साथ तो बहुत इजी है, उसको पहाड़ दे दो ना फिगर वर्क के तो वो कर लेगा, ठीक है। उसको पहाड़ दे दो, परवाह नहीं है उसको। मगर जहाँ वर्ड्स आ गए ना, वर्ड्स, तो अब ज्यादातर बच्चे, सब नहीं बट ज्यादातर बच्चे वर्ड्स में फंसते हैं। क्यों? क्योंकि और वर्ड, अब मसला बेटा क्या है पता, आप आज देखोगे कि इस सब्जेक्ट में, कॉर्पोरेट लॉ में, सीफेप 2 में वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स का पहाड़ है, पहाड़ है वर्ड्स का। तो अब उसको कैसे टेकल करेंगे? अगर आप अपने तय टेकल करोगे तो बेटा वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो अभी आप एक मंजिल की शुरुआत पे हो, ठीक है। हमने, अल्लाह का शुक्र है, आपसे उम्र में डबल होंगे तो हमने ये मंजिलें देख ली हैं, तो इसीलिए उस मंजिल को सिर्फ देखा नहीं है, उसको फिर दोबारा सफर किया है एक बच्चे के जहन को आगे रखते हुए। तो पूरा मैं गाइड करूंगा। तो दूसरी चीज बताऊं ये है कि ओपन बुक होने की वजह से ये पेपर मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। पिछले अटेम्प्ट में अभी मुझे चूंकि वो आईकेप तो परसेंटेज बताता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो वैसे ही आ जाते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज से, तो अराउंड कोई 74-75 के करीब कहा जा रहा है कि लास्ट टाइम में बच्चा पास हुआ। बहुत सारे बच्चों ने तो पेपर ही नहीं दिया, ठीक है। वजह क्या है? वजह ये है कि ओपन बुक के लिए बच्चा तैयार नहीं है। और जो, मैं, आपको पता है, सारे टीचर की, हर उस्ताद की इज्जत करता हूँ, चाहे उसने मुझे पढ़ाया कि ना पढ़ाया, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मजबूरन करना पड़ेंगे कि ओपन बुक को पढ़ाने के लिए स्ट्रेटजी अलग चाहिए। ओपन बुक पेपर मुश्किल है बट बुक ओपन नहीं करना, ये सारी चीजें आज मैं बताऊंगा। बुक बुक ओपन है, एक्सेसिबल होगा आपको, आप चाहो तो ले जाओ, मगर मेरे बच्चों जिसने ये बुक खोली ना वो गया, वो मर गया, वो गया, उसका पेपर गया। बुक नहीं खोलनी, बुक खुली, आप समझो गया पेपर। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है। ये इतनी बड़ी बुक है, 1000 पेज की बुक है आपकी, जो बेयर एक्ट होता है, ठीक है ना, ये बेयर एक्ट जो आपका बेयर एक्ट है, ये बेयर एक्ट है आपका। इसके अंदर कितने लॉज हैं, आपको भी मैं पूरा का पूरा सर्वे देता हूँ, ठीक है। तो ये प्रिलिमिनरी बातें हैं, ताकि यू शुड रियलाइज के ये सब्जेक्ट चैलेंजिंग है, यू शुड रियलाइज के ये सब्जेक्ट आसानी, किसी की बातों में आने से पहले या दोस्तों की, देखो ना, आपके जो सीनियर होंगे, अभी तुम फर्म में जाओगे, जब फर्म में जाओगे तो सीनियर्स की बातें जो है वो आप सुनोगे, मगर एक मैं बात बता दूं, एक पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है। आपका सीनियर जिस एनवायरनमेंट में पेपर देता था वो चेंज हो चुका है, उसको खुद नहीं पता ऑन ग्राउंड क्या है। वो जिस पुल से गुजरा था ना, वो पुल सीमेंट का बना हुआ था, वो रॉक का बना हुआ था, वो लोहे का बना हुआ था, अब आजकल वो पता है लकड़ी का बन चुका है, वो रस्सी का बन चुका है। तो आपको जो टेक्निक टिप्स बताएगा वो यूजलेस है। उसकी बातों में आने से पहले खुद अपनी अकल इस्तेमाल कर लो, खुद देखना। अब मैं आपके सामने चीजें जैसे ओरिएंटेशन सेशन में रखी थी वही तो रिपीट नहीं करूंगा, बट कुछ नई चीजें जो है वो करूंगा। जिसने ओरिएंटेशन सेशन नहीं देखा, मैंने इस दफा तफसीली ओरिएंटेशन सेशन दिया था 40 मिनट्स का, तो ऑनलाइन अवेलेबल है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे सेट है, रेडी हो भाई? इस जो जिसको कहते हैं ना, एक नई जर्नी है हमारी, न्यू एरा, आपके लिए, मेरे लिए एक न्यू एरा है, ठीक है। और आपको पता है कि आप भी पागल, मैं भी पागल, ठीक है। जिस चीज को करना होता है उसे इश्क करते हैं, ठीक है ना। पूरी जिंदगी, पूरी, जो, जिसको कहते हैं कि एक जिंदगी का सीक्रेट है ना, वो इश्क में रखा है। जो काम करो उसे इश्क करो, फिर मजा आएगा, फिर वो हो भी जाएगा। तो बेटा इंशाल्लाह ताला आपको मजा आएगा, मैं दिल से पढ़ाऊंगा, मोहब्बत से पढ़ाऊंगा और जान मारूंगा, ठीक है। अब आपको आज नजर आ जाएगी कि ये बात किस तरीके से होगी। तो बिल्कुल, पहली क्लास, बिस्मिल्लाह बेटा, बिस्मिल्लाह करते हैं आपकी एक नए दौर की पहली क्लास से। अच्छा बच्चों, बिस्मिल्लाह करें, आ जाएं। सबसे पहली चीज ये है कि हम ये देखते हैं कि अगर ये होता, यानी अगर ये होता, बेटा जरा उस्मान को भी, चाहे चाहे उस्मान को भी दे दो। हाँ हाँ हाँ, अरे अच्छा नहीं लगता अकेला मिलता है। ओके, तो मेरे बच्चों ये है कि जो, अगर ये होता, क्या चीज होती, अगर कॉर्पोरेट लॉ सीफेप 2 जो आपका सब्जेक्ट है, अगर ये एक पिक्चर होती तो कैसे नजर आता?
उसमें क्या नजर आता? अगर ये पिक्चर होती, आप बताओ क्या नजर आता? हाँ, क्या होता बताओ भाई? आपको अदनान में क्या नजर? अगर पिक्चर होती आपके जहन में, आपको पिक्चर बनानी है कि जी कॉर्पोरेट लॉ ऐसा है, आपके जहन में क्या है? अच्छा चलो, वो एक मेरा चेहरा तो, मगर ऐसे है कि इस पिक्चर में क्या होता है ना बेल? अच्छा, ये देखो, वो पिक्चर ये है। दिस इज द पिक्चर। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूँ कि दिस इज द पिक्चर। बिल्कुल पजल, पजल। इतनी दुनिया ये है, दिस इज द लॉ। मैं आपको, बिलीव मी, मैं आपको ऐसे, मैं बच्चों को जानता हूँ, ऐसे बच्चे चीते, मतलब हम खुद एज ए टीचर, हमें यार ये लॉ आता है, हम ये चीजें पढ़ा रहे हैं, तो किस लेवल तक हमने खुद रिसर्च की होगी। ऐसा बच्चा इस दफा, दूसरी दफा, पता नहीं तीसरी दफा उसका अटेम्प्ट था लॉ का, वो रह गया, उसने कॉल की। खैर उसने मुझे पढ़ा तो नहीं था, बट उसने मुझे कॉल की, सर मैं क्या करूं, सर मैं क्या करूं। मतलब आप उससे बात करो, आपको मजा आएगा यार कि ये बंदा है, हाँ यार ये, चूंकि डायनेमिक्स चेंज हो चुकी है। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बेटा, ये सब्जेक्ट देख रहे हो, ठीक है, ये वो चीज है जो आपके सामने इस वक्त, ये पिक्चर है इस वक्त, ये है। आप बिलीव में, जितने नंबर ऑफ लॉज अभी आएंगे ना आपके सामने रखूंगा, दिस इज द पिक्चर, दिस इज योर सब्जेक्ट। अब मंजिल तक पहुंच के दिखाओ, करो पास उसको, करो पास। अब हमने आज क्या करना है, इस पिक्चर को क्या करना है, क्लियर करना है। हमने देखना है इस पिक्चर को कन्वर्ट करना है इनटू दिस पिक्चर, ठीक है, ये वही पिक्चर है। मगर सुन लो बच्चों, सारे सुनो, और मेरी बातें आज ना दिल से सुनना और लिखना। जो मैं एडवाइस बोलूंगा, मेरी और एग्जामिनर की बातें सुननी। आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो शायद आपको कोई और टीचर ना बताए, ठीक है, क्योंकि मुझे इस सब्जेक्ट से प्यार है बेटा, लॉ है तो इसके उससे, और उसको उसके साथ घुस जाता हूं तो फिर घुस ही जाती। तो इसमें वो चीजें निकाला, वो हीरे निकाल के वो आज आपको बता रहा हूँ। देखो पहली बात क्या, हमने पुरानी पिक्चर जो थी ये, इसको क्या करना है आज, क्लियर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी नहीं, सेम पिक्चर है। मगर क्लियर होना इसका मतलब आज आपको पता चल जाएगा कि आपकी मंजिल क्या है, कैसे लेके चलोगे। मगर फिर भी पिक्चर किस चीज की है, मेज की है। इसका मतलब है फिर भी फंसोगे। तो इसका मतलब आपको चाहिए, देखो गाइड, आपको चाहिए रास्ता। आप मेरे पॉइंट समझ रहे हो सारे? ये वो सब्जेक्ट है जो उठाओगे ना अगर ऐसे, तो वो पिछली पिक्चर की तरह धुंधला ही होगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ, और एंड पे आके वो फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार, मतलब बंदा बहुत परेशान। तो डे वन से हमने मेहनत करनी है, एक तो क्लियर, और मेज का साइज देखो कितना बड़ा है, फंस जाओगे। तो फंसना नहीं है हमने, हमने एक तो पिक्चर क्लियर रखनी है, और दूसरा हमने फंसना नहीं है। तो कॉन्स्टेंटली आपने मुझसे बात करते रहना है, ठीक है। तो ये हमारा जो कॉर्पोरेट लॉ है, क्लियर होने के बावजूद भी कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है और उसको कैसे हल किया जाएगा, आज आपको मिलेगी क्लियर पिक्चर, और आज आपको मिलेगा रास्ता। एक कोने से स्टार्ट करोगे, दूसरी मंजिल तक पहुंच जाओगे, इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी से आप पहुंच जाओगे, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और उम्र भर काम आएगा, आपके पास वैल्यू ऐड करेगा। क्यों, जब आप क्वालिफाई हो जाते हो, तो क्वालिफाई होने के बाद आप बनते हो, एक जगह पे काम करते हो, सूनर और लेटर आप सीएफओ बन जाते हो, सूनर और लेटर आप अच्छी पोजीशन पे, डिसीजन मेकिंग पे बैठे होते हो। डिसीजन मेकर अगर आप नहीं होते, तो डिसीजन मेकर आपकी तरफ देख रहा होता है, हाँ भाई बताओ, हाँ भाई ध्यान, हाँ भाई आपका क्या ख्याल है। वहां अगर आपने इनपुट दिया ना दादा, तो कमाल हो जाता है। फिर निकलोगे ना मीटिंग से तो कहोगे वाह, अपन ने ये फैसला करवाया। तो वो आपका वैल्यू ऐड करता है, आपकी इज्जत बढ़ाने के अलावा आपकी फाइनेंशियल वर्थ बढ़ाएगा। ये वो सब्जेक्ट है, बिलीव मी, इस सब्जेक्ट की वैल्यू क्यों, क्योंकि देखो कौन सा ऐसा लॉ है जो आपने, चलो मुझे आपने से बताएं, जब आप जॉब करोगे, आप में से जो जो जॉब जॉब करेंगे, ठीक है, कंपनीज में कितने लोग काम करेंगे, उस सेट के पास कितने लोग जाके काम करेंगे, सेठ या कंपनी या सेठ के पास जाके कितने लोग काम करेंगे। सेठ का मतलब समझते हो, सोल प्रोप्राइटर, बताओ कितने काम करेंगे, कोई भी नहीं। पागल हो गए, एक सीए बनने के बाद मैं सेठ के पास जाऊंगा? सेठ के पास तो नहीं जाऊंगा, मैं किसके पास जाऊंगा, कंपनी में। अच्छा, कंपनी भी कौन सी पिक करोगे, कोई बड़ी कंपनी है। तो मुझे एक बात बताओ कि जिस जगह तुम बैठे हो, उस पे एप्लीकेबल लॉज का नाम है कॉर्पोरेट लॉज, ठीक है, उसका नाम क्या है, कॉर्पोरेट लॉज। मगर इस सब्जेक्ट का नाम सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ है, हकीकत में ये कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। तो सारे लॉज बच्चों आपको जब अच्छी तरीके से आ जाएंगे ना,
और इंशाल्लाह ताला बेटा देखो एक गाइड के साथ चलोगे तो मंजिल मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको एक सिर्फ और सिर्फ सर्वे देना चाहता हूँ, डराना नहीं चाहता, मगर मैं एक हद तक इसलिए ये बातें कर रहा हूँ जो शायद आपको डराएं, ताकि आप इसको सीरियस लो, अभी से लो। जो बच्चा कहता है ना कि जी सर अभी तो कैफ पास हुआ है, अभी तो कुछ महीने आराम करने दें, अभी तो चिल करने दें, तो बेटा चिल का टाइम अभी नहीं है। आराम करके दोबारा फंस जाओ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो इस टाइम को यूज करो एज इफ के आपने सोना नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जब तक जितना जल्दी हो सके, जितना छोटी उम्र में, कम उम्र में क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद जिंदगी का एक अलग ही रुख होता है, ठीक है ना। और ज्यादा टाइम लेने के बाद होता क्या है, ज्यादा टाइम में सक्सेस तो मिल जाती है मगर उसका मजा खराब हो जाता है। तो इसीलिए आपने आराम नहीं करना, बट जो स्टेटिस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी, वो इसीलिए है ताकि आप मेहनत करो, ठीक है। आप अभी से कोई इस चीज में ना रहे। मैं आपको आज बताऊंगा कि ये थ्योरी बिल्कुल गलत है कि फर्म में होने के बाद पढ़ना चाहिए। क्या फर्म में होने के बाद ही पेपर होता है? पेपर तो अभी पढ़ सकते हो ना, क्या तो टाइम क्यों जाया करें? और ये इतने लॉस हैं, याद रखना मेरी बात, कि ये हजम होते होते टाइम लेंगे। इसका क्वांटम, इसका हुजम इतना बड़ा है, इसका नंबर इतना ज्यादा है, इसीलिए इसको शुरू में रखा गया है ताकि आपके पास ज्यादा टाइम हो। कोई बच्चा आप में से वो जो ये समझता है ना कि किसी की एडवाइस आके कि सर मैं इसको सेकंड अटेम्प्ट, यार सेकंड अटेम्प्ट में तुम आधा 25% लॉ करके दो, मैं मान जाऊं तुम्हें। पूरा कोर्स 6 महीने का नहीं है, 6 महीने में हम पढ़ाएंगे जरूर, मगर तुम्हें साल मिलेगा ताकि तुम उसको हजम कर सको, ताकि तुम उसको पढ़ सको। बाद में तुम्हारे साथ हमारे सेशन होते रहेंगे। ये नहीं समझना कि 3 महीने का कोर्स होगा, 4 महीने का भाई जितना तुमने पहले पढ़ा था ना 4 महीने में, और 5 महीने के सेशन में, और उसके बाद जाके केफ में पेपर देख के आओ। इन पेपर के लिए जो फाइनल के पेपर हैं, जो आपने पहले पढ़ा था, पता है कितने परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा? हार्डली कोई 15%। 15%, 15% भी मैं हायर साइड में बता रहा हूँ यार। वो कोर्स 15% भी नहीं है। बताओ, 15% वाला कोर्स जो 4 महीने लगा था आप लोगों को, मैंने हायर साइड पे बता दिया ना। 10% बता रहे हैं, बिल्कुल सही, मगर मैं हायर साइड पे बता रहा हूँ। तो 15% के लिए आपको 4 महीने लगे थे, कितनी मेहनत करनी पड़ी थी आपको, और आपको अब पढ़ना है उसका 100%। तो इसीलिए बेटा बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि इसको शुरू से पढ़ेंगे, आज से पढ़ेंगे। आज से हमारी मंजिल शुरू हो गई, ठीक है। अब कुछ बेटा स्टेट्स देख लो। विंटर 2017 का रिजल्ट था 10%। लॉ, लॉ है भाई, लॉ है, ऐसे थोड़ी जाए एक आध साल में बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है, अदर दिन इसका रिजल्ट बहुत बड़ा है। लॉ है भाई, लफ्ज फंसा देते। तो इसका क्या करना है हमने? ये था अच्छा साल, ये था अच्छा साल जिसमें रिजल्ट अच्छा हो गया। फिर देखें वापस, फिर देखें, अब देखें लास्ट अटेम्प्ट। ये है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट ओपन बुक में एक ही पेपर हुआ अब तक, एक तो अटेम्प्ट हुआ नहीं, एक अटेम्प्ट हुआ तो उसका 14% है। और 14% भी परसेंटेज पे ना जाओ, इसलिए कि बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं दिया था। जिन्होंने नंबर ऑफ अटेम्प्ट करने वाले बच्चे जो थे, और उसमें से जो पास हुए वो 70s में पास हुए, तो इसका मतलब परसेंटेज नहीं देखो, नंबर देखो, ठीक है। अभी सेकंड ओपन बुक होगा, और उसके बाद जो है आपको, अब देखो लाजमी क्या है, मैं आपको इस सेशन में जिस तरीके से लेके चलूंगा, जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, माइंड मैप से आ जाऊंगा, ठीक है ना। माइंड मैप से चीजें क्या होती है, क्लियर होती है। तो थोड़ा सा अब हम आते हैं सिलेबस पे, सिलेबस का वेटेज डिस्कस करते हैं। कि सिलेबस के मेनली 3 एरियाज रखे गए, 3 एरिया, हकीकत में 2 एरिया हैं। दो इन द सेंस के, एक है कॉर्पोरेट लॉ और दूसरा है अदर लॉज। तो इसका पूरा नाम मेरी तरफ से क्या है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ठीक है। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, और अदर लॉज का वेटेज भी 50% का है, ठीक है। देखें कैसे, जो फर्स्ट सेगमेंट है, इसमें ये जो टॉपिक्स हैं जिसको मैं ये टिक कर रहा हूँ, ये एरियाज हैं। एरियाज यानी मेजर जिसको कहते हैं ना, एरिया जो मैं कवर करूंगा, ठीक है। ये मेरे एरियाज होंगे जो मैं कवर करूंगा, मगर इसको यहाँ से आपको अंदाजा नहीं होगा कि क्या कवर करोगे, अभी सिर्फ बात हो रही है किस चीज की, वेटेज की, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ एरिया जो लास्ट गवर्नेंस और एथिक्स का है, इसमें से मैं कवर करूंगा, कुछ सर मुजम्मिल करेंगे। जो फर्स्ट एरिया है वो 30 से 40 मार्क्स का होता है, 30 से 40 मार्क्स का, ठीक है। सेकंड जो है वो सिर्फ 15 टू 25 मार्क्स का है। ये अदर लॉस का एरिया है 45 से 50 का। तो गेट रेडी कि आपने बहुत कुछ ऐसी चीजें पढ़नी है, ठीक है। टोटल कितने मार्क्स का पेपर है? 100 का। अब आते हैं सिलेबस पे। मैं उन बच्चों को ये सामने रखना चाहता हूँ, मर्केंटाइला इंक्लूडेड नहीं,
वो जो पार्ट आपने पढ़ा वो उसमें शामिल नहीं है, सिर्फ कंपनी लॉ के वो सेक्शन शामिल है थोड़े से जो आपने पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, हम ये हम कितने टाइम में इसको पढ़ाएंगे? देखो इसके ना पढ़ाने के 2 फेज है। पहला फेज है कोर्स कंप्लीट कराना, दूसरा फेज है उस कोर्स पे टॉप अप करना, ठीक है। टॉप अप करने का मतलब क्या है कि प्रैक्टिस सेशंस, क्योंकि मैं आपको आज कवर कर दूंगा। तो अली के सवाल का जवाब ये है कि जी कितने टाइम में करवा देंगे? हम 6 महीने में करा देंगे। मगर ये है कि देखो ये जो अभी अटेम्प्ट है आपका 6 महीने का, मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट, क्योंकि जरूरी आपके पास 1.5 साल है। 1.5 साल के हिसाब से 6 महीने को अगर मैं प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू साथ में ले जाऊं, हमारी मर्जी। मगर किसी भी हाल में हम इसको 8 महीने से 9 महीने से ऊपर ना ले जाएं, क्योंकि आपको खुद भी पढ़ना होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सी वाली स्क्रीन देखनी है बेटा? ये वाली। अच्छा, ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें बहुत कुछ अभी डिटेल में आएगा बेटा, नोट करते रहिएगा। प्रेजेंटेशन भी आपको मिल जाएगी अगर आप चाहोगे। मैं आपको वैसे बाकी सॉफ्ट कॉपीज तो शायद ना दूं, क्योंकि वो मेरा एक एक एसेट है कि वो फैल जाएगा ना, अगर आपको देना इशू नहीं है, वो फैल जाता है, ठीक है। और बाकी लोग जो है ना उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं, अगर नीचे लिख देना कि क्रेडिट तो तारिक तूने, तो मेरा दिल खुश हो। वो भी नहीं लिखते। जो जो यूज करते हैं ना हमारा काम, मेरा काम बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत यूज करते हैं, मैं खामोश होता हूँ। और कभी कभी दिल करता है नहीं यार अब खामोश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं। नाम तो लिखो ना कि ये जो चार्ट था या ये कॉन्सेप्ट तारिक ने से बनाया था, ठीक है ना। टेक्स्ट में ऐसा होता है, देखना। तो इसीलिए सॉफ्ट कॉपी में आपको प्रेजेंटेशन की इस वाली की दे दूंगा ताकि आपके पास रहे, ठीक है। मगर फिर भी लिखना, मेरी बातें लिखना आज, ये नहीं कि सर प्रेजेंटेशन दे देंगे, लिखो, ठीक है। और जो इसके अंदर चीजें आएंगी, आपने एज इफ की जैसे क्लास चल रही होती है वही है, ठीक है। कंपेंडियम की बातें बेटा इंशाल्लाह आखिर में आके करूंगा कि किस तरीके से होगा, क्या चीजें होंगी, सारी चीजें कवर है बेटा, ठीक है। 100 मार्क्स का आ जाए इसमें। देखिए ये सिलेबस का पहला एरिया है, सिलेबस का पहला एरिया है। तो देखो तफसीली मैं गुफ्तगू इसलिए करूंगा कि आपको पता हो मंजिल क्या है। बातों में तो ना हो ना, अच्छा जी फलाने कहा, ये फलाने कहा, तो तुम बेवकूफ हो, अकल नहीं है। खुद भी तो हो, मतलब केफ पास करने के बाद तुम फैसला खुद नहीं कर सकते यार। देख लो, तुम्हारे सामने चीजें रख रहा हूँ, ठीक है। खास तौर पे बेटा देखना कि जो प्रोफिशिएंसी लेवल देखते जाओ, जो सेगमेंट 1 या सिलेबस रेफरेंस ए है, इसमें देखो लेवल क्या है प्रोफिशिएंसी की, 3। सिवाय दूसरे नंबर पे जो आ रहा है उसमें 2 है। 3 और 2 का फर्क तो पता है ना आपको। 1 2 3 का मतलब क्या होता है? जब प्रोफिशिएंसी लेवल, अगर आपको आज तक आईकेप के सिलेबस की प्रोफिशिएंसी लेवल का अंदाजा नहीं है ना, तो बेटा जाके 2 नफल पढ़ो शुक्राने के कि तुम पास हो गए। दो नफल पढ़ लेना कि अगर तुम्हें प्रोफिशिएंसी लेवल बताता है कि पेपर किस लेवल पे बनेगा, ठीक है, किस लेवल पे बनेगा। इस लॉ को वो कैसे चेक करेगा? जहां पे 3 होगा ना, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बेस्ड चीजें होंगी। आज आप देखना इतनी गाइडेंस एग्जामिनर देते हैं, हमें पता ही नहीं, बच्चा पढ़ता ही नहीं, फिर कहता है आईकेप को उल्टा सीधा बोलता रहता है। आईकेप ने गाइड नहीं किया, आईसीसी वाले तो बड़े गाइड करते हैं। आईकेप जहां गाइड करता है तुम जाते कहां? आज देखो एग्जामिनर एडवाइस दे रहा है, मतलब वो कहते अल्लाह के वजह, मतलब मिन्नत कर रहा है, यूं खड़ा है बेचारा एग्जामिनर, यार ये कर लो बच्चों, ये कर लो। बच्चों को पता ही नहीं क्या करना है, बच्चे चल रहे वो जोम्बीज की तरह घूम रहे हैं, पेपर फेल पेपर फेल। यार सुन तो सही उसकी बात। तो आज मैं आपको शो करता हूँ, मैं पकड़ गया हूँ एग्जामिनर को कि भाईजान आज मेरे साथ बच्चे पकड़े हुए मैंने, आजा, ठीक है, अच्छे खासे बच्चे आ जाए तो उनको सिखा दे। तो मेरे साथ ना 2 लोग आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मैं हूँ और रूहानी तौर पे एग्जामिनर आपसे बात करेगा, ठीक है। चलो अब एरिया देख लो बच्चों के, पहला एरिया क्या है? सेक्शन 1 से 275 तक, ये कंपनीज एक्ट का है, ठीक है। इसके बाद जो रेगुलेशंस बहुत सारी होंगी, कंपनीज एक्ट के पार्ट्स को तोड़ा हुआ है एग्जामिनर ने, तोड़ा हुआ है, यानी अलग अलग है तो तकरीबन सारा कवर किया है, मगर उसके पार्ट्स को तोड़ के अलग अलग जगह पे प्लेस किया हुआ सिलेबस को। तो मैंने अलग अलग जगह पे भी आपको बताता जा रहा हूँ और फिर जोड़ के माइंड मैप भी दे दूंगा, ठीक है। तो पहली चीज अगर आप देखें तो ये कंपनीज एक्ट आता है, फिर इसके बाद पोस्टल बैलेट के तरीकेकार पे रेगुलेशंस बनी हुई है, वो आएंगी। 1 2 3 शेड्यूल आ रहा है, शेड्यूल 1 2 3 कंपनीज एक्ट का आ रहा है। उसके बाद ये नंबर 4 पे देखें, लिस्टेड कंपनीज की रेगुलेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट, बायबैक। बायबैक ये बहुत सारी नई चीजें सीखोगे आप, बहुत सारी चीजें सीखेंगे ऐसी जो प्रैक्टिकली। देखो जब आप फील्ड में होंगे, काम कर रहे होंगे, फील्ड का मतलब जब आप प्रोफेशनल, आपको करनी पड़ेंगी चीजें ये। आप अगर आईकेप के सिलेबस का वो एरिया देखो जो बिल्कुल टॉप पे शुरू में होता है कि इस सब्जेक्ट का पर्पस क्या है, इस सब्जेक्ट के पर्पस पे ऊपर 2 बातें बता रहा है कि जी इस सब्जेक्ट के लिए बता रहा है कि जी इस सब्जेक्ट के थ्रू हम चाहते हैं कि जो हमारा बच्चा हो वो जब इसको पढ़ ले तो उसमें 2 चीजें आनी चाहिए। एक, उसको सिचुएशंस पे लॉ अप्लाई करना आ जाए। क्या बोल रहा है वो?
सिचुएशन पे, तो पेपर कैसे बनाएगा वो? जो चाह रहा है उसी पे करेगा ना। मतलब अल्लाह के वास्ते यार, इतनी अकल तो सब में है ना। वो थ्योरी पूछेगा या वो पेपर से खुद ऑब्जेक्टिव क्या, क्योंकि रियल लाइफ में जब तुम जाओगे ना तो एक सिचुएशन आई होती है कंपनी में, बोर्ड में अगर जा रहे हो तो एक सिचुएशन, कंपनी एक सिचुएशन फेस कर रही होती है। उस सिचुएशन में या किसी रेगुलेटर ने या किसी गवर्नमेंट के इदारे ने कोई नोटिस दिया होता है, कोई खत लिखा होता है, तो उसका सोल्यूशन निकालना है। तो लॉ को क्या करना पड़ता है बताओ? लॉ को क्या करना पड़ता है? अप्लाई करना पड़ता है। तो एग्जामिनर आपको कैसे तैयार करेगा? जिस रियल लाइफ के लिए तैयार करके, देखो आपकी क्वालिफिकेशन रियल लाइफ से लिंक है सीधी सीधी। आप यहाँ से निकल के क्या करोगे? जाके क्लासरूम में टीचिंग करोगे या रियल लाइफ के काम करोगे? तो अगर कंपनी बायबैक करने जा रही है और आप वहां बैठे हो, तो रेगुलेशंस आपके काम आएंगे, वो चीजें आपको करनी पड़ेंगी। आप वहां जिम्मेदार होंगे इन चीजों के लिए कि चल भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जा, फील्ड पे खड़ा हो जा, ओपनर बन जा। तो आप कंपनी के फ्रंट पे खड़े होकर काम कर रहे होंगे। ये वो सब्जेक्ट है, इज्जत बढ़ाएगा आपकी, बिलीव में इज्जत बढ़ाएगा। और नंबर 2, सेकंड, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस होती हैं वेरियस लॉज की, कंप्लायंसेस करवाना। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो आपको सिचुएशन पे अप्लाई करना आता हो, और दूसरा जो मुख्तलिफ कवानीन कंपनी की। अच्छा, आवाज है बेटा? आवाज में इशू तो नहीं है? आवाज 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 को क्या हो गया? नो इशू। अच्छा, बाकी सारे बच्चे मुझे बताएं, अली, रितेश, अदनान, बताओ आवाज, नो इशू? अच्छा, नो इशू, सही है। अच्छा, ये फिर अली और एक और बच्चे को इशू आ रहा है, अली मोहम्मद बेटा, बाकी बच्चों को। अच्छा चलो, तो आवाज का इशू बेटा आप सबको पता है, आए तो आप, मैं रुक जाऊंगा। तो पॉइंट ये बता रहा था कि आप लोगों को जिस जिस ये जिस चीज के लिए वो तैयार, आपका पेपर ना रियल लाइफ से यू लिंक है, तो एग्जामिनर कहाँ से पेपर बनाएगा? रियल लाइफ से। आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा हर पेपर पे, हर लॉ जो मैं पढ़ाऊंगा ना, रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स की, रियल लाइफ के क्वेश्चंस की भरमार कर दूंगा इंशाल्लाह। ये चीज मैं बोल नहीं रहा, बस करके दिखाऊंगा, ठीक है? तो पहली बात ये हो गई। सेकंड आ जाओ, तो ये जो आप देख रहे हो, ये कंपनीज का बायबैक ऑफ शेयर्स रेगुलेशंस आप पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज उसके बाद क्या होगा? एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूटरी फंड है, इसकी रेगुलेशंस हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स है। उसके बाद कंपनी के फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें अगर कंपनी ने, जब कंपनी बनी उस वक्त शेयर इशू हुए, उसके बाद सब्सिक्वेंटली अगर कंपनी शेयर इशू करे तो कैसे शेयर इशू करती है? इस पे मैंने एक अपना लेक्चर भी एक्सेस में दिया था बच्चों को, ठीक है? तो वो ताकि देख लें कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, वो लेक्चर भी पब्लिकली अवेलेबल है। अगर कोई देखना चाहे ना इसको तो वो देख सकता है, उसका एक्सेस भी मैंने दिला दिया था पब्लिक में। तो अब फर्दर इशू ऑफ शेयर्स में क्या होगा? किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किए जा सकते हैं, या अदर जो आउटसाइडर को किए जा सकते हैं। एग्जिस्टिंग को करेंगे तो कैसे करेंगे? किससे? एग्जिस्टिंग को होगा तो राइट शेयर होगा, या फिर क्या होगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को और कैसे इशू? बोनस। और आउटसाइडर के लिए क्या होता है? आउटसाइडर, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए एक पॉसिबिलिटी ये है जिसको अदर देन राइट कहते हैं, अदर देन राइट कहलाता है वो। और उसके अलावा एक क्या होता है? एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन, ठीक है? मैं इसको ई सोर्स बोलता हूँ, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है? वो भी उस वक्त शेयर होल्डर नहीं होते इसका। तो मतलब ये है कि ये चीजें सीखेंगे आप। अब आप लीगल एस्पेक्ट देखोगे, इसका अकाउंटिंग आपको पता होगी, बट लीगल लॉ सीखोगे, क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे आपको। एम्प्लॉई शेयर स्कीम का टैक्स में पता होगा, बट एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन, अब कंपनी लॉ पढ़ोगे कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, किस तरीके से होता है, प्रोस्पेक्टस इशू करना, ये सारी चीजें बताएंगे, सही है? अच्छा, अब इसके अंदर जो ये कवानीन है, ये मैं कवर करूंगा, क्योंकि देखो हुआ इस तरह है कि सर मुजम्मिल माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा पढ़ा चुके हैं पहले लॉ में, तो वो एरिया वही कवर करेंगे, ठीक है? वो कंपनीज ऑर्डिनेंस का वो एरिया वही कवर करेंगे, जो उसके अलावा चीजें आती हैं कंपनीज एक्ट में से, सॉरी कंपनीज एक्ट में से कुछ सेक्शंस ऐसे हैं और कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जो मैं कवर करूंगा, कुछ आगे स्पेसिफाई हो जाएंगे, और आखिर में आके एक लिस्ट भी दे दूंगा कि ये मेरा एरिया, ये मुजम्मिल का एरिया, ताकि आपको हर वक्त पता हो कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुजम्मिल की जिम्मेदारी क्या है, ठीक है? किससे किस पे बात करनी है। वैसे तो हर चीज पे मुझसे बात करो, और हर हर चीज पे मुजम्मिल से बात करो। आपको पता है कि हम दो टीचर नहीं है, दो भाई हैं, ठीक है? वो मेरा छोटा भाई है, ठीक है, मैं उसका बड़ा भाई, हम मिलके काम करते हैं, हम टोटल कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। हमारे साथ ये नहीं है कि जी ये बड़ा, हम दोनों जो है ना एज अ टीम काम करते हैं। तो आपको इंशाल्लाह ताला मुजम्मिल की टेक्निक भी, उनकी क्लास भी जल्दी लग जाएगी, हो सकता है कल परसों जब भी वो लग जाएगी क्लास, तो आप उनकी टेक्निक भी देख लें। उनकी भी माशाल्लाह एक बेहतरीन टेक्निक बोला है,
ठीक है। तो इंशाल्लाह कोर्स बेटा जिम्मेदारी दोनों की है, इंडिविजुअली भी है और सेवरली भी है। आपको कोई चीज है मुझसे पूछो, कोई चीज है मुजम्मिल से पूछो, हम दोनों बराबर हैं, ठीक है। और जिम्मेदारी हर टॉपिक की मेरी है, हर टॉपिक की उसकी भी है, इस तरह आप ले लो। हम आपको लेट डाउन नहीं करेंगे, हमें अगर जरूरत पड़ी तो हर पूरा लॉ मैं पढ़ा दूंगा, पूरा लॉ वो भी पढ़ा देंगे, मिलके पढ़ाएंगे। सो दैट बेटा ये जो टाइम है ना, हम चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट को एक हायर लेवल पे, हम इस सब्जेक्ट में आए हैं तो एक तैयारी करके एक इस नियत से आए हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक वक्त के अंदर, एक वक्त का मतलब क्या हो सकता है कि ये बैच हो जिसमें पूरा मुल्क हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पूरे मुल्क को हम ये लॉ पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ये लफ्ज आप अपने भाई के नोट कर लेना। उसके बाद बेटा सेकंड सेगमेंट है, ये कंपनीज जो है उसके अंदर अगर देखें तो ये एनबीएफसी से इसका ताल्लुक है। अब एनबीएफसी के कुछ सेक्शन है जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के जो रिटेन किए गए। कंपनीज ऑर्डिनेंस वैसे तो रिपील हो चुका है, मगर विथ रेस्पेक्ट टू सर्टेन सेक्शंस वो अभी भी जिंदा है। और वो कौन से सेक्शंस हैं? वो सेक्शंस हैं उनमें से ये एनबीएफसी के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनबीएफसी का मुजम्मिल कवर करेंगे इस एरिया को, ठीक है। एनबीएफसी से मुतालिक और इसकी फर्दर आप एप्लीकेशन देखें क्या है, प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है, 3 है। उसके बाद ये सेगमेंट है, ये मीडिएशन का, आर्बिट्रेशन का, अरेंजमेंट रिस्ट्रक्चरिंग का, ये मैं कवर करूंगा। वाइंडिंग अप जो है कंपनीज का, वो मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो ये 2 एरिया यहाँ से मेरे होंगे। पूरा ये सारे सेक्शन बेरेक्ट के हैं, सारा बेरेक्ट है। जो मैंने आपको बता रहा हूँ ये बेरेक्ट है। आई के बेरेक्ट को इसलिए ओपन बुक करने का मतलब वो लेके जा रखे थे जी ले आओ अपने साथ, मगर मैं आपको बार बार बताऊंगा इसको लेके तो जाएंगे, इसलिए कि ये हमारा चाकू है। चाकू नहीं होता चाकू, ये हमारा चक्कू है, चक्कू, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर गन खुदा ना खास्ता नहीं चली तो चाकू तो मारेंगे ना। इसको घर नहीं छोड़ के जाएंगे, इसको इस्तेमाल करना भी सिखाएंगे, ठीक है ना। इसको रामपुरी रामपुरी नहीं है यार, रामपुरी होता तो मैं कहता टेक्निक। देखो ना बात ये है बेटा, मैंने सारे एग्जाम सिविल सर्विसेज एकेडमी और जो लॉस की जो हमने ट्रेनिंग्स ली है बेटा ओपन बुक ली है। बिलीव मी, जिस पेपर में बुक खोला गए, हमने नहीं खोलना ना यार। देखो एक बात याद रखो कि आप सिर्फ एक नियत कर लो, एक काबे की तरफ जाओ, उस तरफ खड़े हो जाओ और नियत करो अल्लाह अकबर। बाकी बेटा हमारा काम है। आपके लिए रास्ता, जैसे मैंने कहा ना मेज है वो धुंधला है, उसको क्लियर कर रहा हूं आज बैठ के। क्लियर करने के बाद एक मैप दे रहा हूं, फिर मैं आपके सामने पहले मैं खड़ा हूं, मैं पहले चलूंगा आपके साथ, ठीक है ना। तो आपको बेटा वही, आपको यकीन करो जो टेक्निक में लाया हूँ वो पूरा कोर्स नेरो कर दिया है। आपको ये भी मैं बता दूं कि आमतौर पे सब्जेक्ट को बोर्ड ऑफ फैला के पढ़ाया जाता है, फैला के। मतलब जहां पे 1000 सफ़े हैं तो एक्सप्लेनेशन 2000 की आ जाएगी, विच मीन 3000 का चैलेंज हो गया अब आपके लिए। तो इसको हम इस टेक्निक को अडॉप्ट नहीं करेंगे। यहाँ आए बेटा, ये अदर लॉज के अंदर जो सेगमेंट है सिक्योरिटीज एक्ट का है। अब सिक्योरिटीज एक्ट पूरा नहीं है, सिक्योरिटीज एक्ट के सर्टेन सेक्शंस कवर्ड है, बट बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर्ड, ठीक है। अब इसके अंदर आप जब आओगे तो जो इनिशियल ऑफरिंग कवर होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग कवर होगी, ठीक है। इसके अंदर वो चीजें कवर होंगी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, इसके बाद क्या है, प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो जो जिसको जिसको मैं कहता हूँ ना, अब मतलब आपको मैं अगर एक लफ्ज बताऊं, जिसने मुझे तंग किया, जिस लॉ ने मुझे, जिसको कहते हैं ना, जिसको बनाते हुए मेहनत करते हुए जिसने मुझे तंग किया ना, मेरा समटाइम दिल करता था दीवार पे ना टक्कर एक मार लूं, मैं मार लूं यार। वो था ये, कौन सा? वो था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रूल बुक। रूल बुक में मसला ये है, रूल बुक में मसला ये है कि जो रेगुलेशन होती है, ये बेसिकली रेगुलेशंस हैं। इन रेगुलेशन में एक पैराग्राफ है कितने का, तकरीबन आधे सफे का सिंगल पैराग्राफ। और उस पैराग्राफ, एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर 10 चीजें ऐसी लिखी हुई जो रिलेटेड ही नहीं। अब मुझे बताओ, 10 अनरिलेटेड चीजें हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं, एक पैराग्राफ में जबरदस्ती घुसा हुआ है। जैसे वो मोटरसाइकिल पे एक फैमिली नहीं बैठती, ठीक है, अब्बा चला रहे हैं, अम्मा जो है बैठी हैं, 2 बच्चे आगे 2 पीछे, एक रास्ते में जो है ना वो गिरा हुआ है, वो वाली बात थी, ठीक है। तो इतनी जबरदस्ती, तो उसको मुझे आसान करना था ना। मैं आपको दे दूं बेरेक से आऊं और पढ़ाना शुरू, मैं भी आपको शो करूंगा। देखो ये नहीं है कि बेरेक हम यूज नहीं करेंगे, इंशाल्लाह ताला हम बेरेक बहुत यूज करेंगे, बट एक तरीके से पहले पिक्चर तो क्लियर करो ना। मेरा पूरा पढ़ाने का, आज आपने देखा पहली स्लाइड में मेरी थ्योरी आ गई। एक एक मेज है और वो भी धुंधला, उसको क्लियर करना है और पास देना है, बस, ठीक है। इंशाल्लाह पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होगा।
ये देखें, ये जो एरिया है इसका पब्लिक ऑफरिंग का, ये टिक जो टिक लगाता जा रहा हूँ ना, ये वो एरिया है जो मैं कवर करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा एंड पे भी आके। ये वाला एरिया देखिए सीडीसी, ठीक है, ये फॉरेन एक्सचेंज फेरा, इसकी जो रेगुलेशन है स्टेट बैंक की मैनुअल में, इस पे भी एक चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे, सेक्शन 1 से 9 तक है। सब्सटेंशियल एक्विजिशन और वोटिंग, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक लॉ है सब्सटेंशियल एक्विजिशन का, जिसमें कंपनी का जो टेक ओवर होता है कंपनीज का, इसका एक हिस्सा हम सिक्योरिटी एक्ट से लेंगे और दूसरा रेगुलेशन से लेंगे, ये सेपरेट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होगा कि जो कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करे, व्हाट इफ, अक्वायर करने में तो पाबंदी नहीं है ना, कर सकते हैं ना, मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशंस होती हैं, बट व्हाट इफ के वो जो मर्जर है या वो जो एक्विजिशन है वो छुपके किया जाए, छुपके किया जाए, एक कंपनी के शेयर्स हों छुपके। इस पे मैं, जो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर है इस पे, उसमें मैंने तफसील से पाकिस्तान के अंदर एक इस किस्म का काम हुआ था, तो उसमें एक तफसील बताऊंगा तो मजा नहीं रहेगा लेक्चर का, इसलिए वो ना उसका सस्पेंस रखना चाहता हूँ, नाम भी नहीं बता रहा, डिटेल भी नहीं बता रहा, ताकि वो मतलब कहानी फिल्म की तरह है ना, वो मजा नहीं रहेगा, उसको मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था। हाँ, वो बहरहाल किसी ने नाम बता दिया मुझे। तो एक कंपनी थी, उस कंपनी जो है उसको दूसरी कंपनी ने या दूसरी एक ग्रुप ने अक्वायर किया, अक्वायर भी ऐसे किया कि उनको पता ही नहीं चला, मेजोरिटी शेयर उनके पास हो गए। और मैंने एक एक चीज वहां बताई है कि कैसे किया, किस तरीके से किया। तो अब मुझे एक बात बताएं, ये उस वक्त लीगल था क्योंकि ये लॉ नहीं था उस वक्त लीगल था। तो मुझे एक बात बताएं, आपने सपोज कर लो ना, आपने एक कंपनी बनाई, ठीक है, आप उसके प्रोमोटर्स ने सो बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत की, आपके नाम के साथ जुड़ी हुई है। जैसे मैं कहूं कि जी तुनियो लिमिटेड है, अब जी तुनियो लिमिटेड हो, तारिक तुनियो लिमिटेड हो, अब तुनियो लिमिटेड भी बड़ी मेहनत की भाई ने, ठीक है ना, रात में जागा और सारी चीजें बैठ के छोड़ छाड़ के उसने मेहनत की, बिजनेस बन गया। अब जी तुनियो लिमिटेड बड़ा नाम बन गया, अब मैंने सोचा कि यार अब फायदा लेना चाहिए इस मेहनत का, और लिस्टेड कंपनी थी तो शेयर इशू करेंगे, शेयर इशू करेंगे। तो मेरे पास मेजोरिटी शेयर थे, पहले कितने परसेंट थे जी, मैंने पास 80% अपने पास रखे हुए थे। तो 80% से मैंने कहा अच्छा कुछ बेच दो ताकि 2 रुपए गाएं, ठीक है, इंडिविजुअल कंपनी के पैसे तो नहीं यूज कर सकते ना। बट आवाज ठीक है बच्चों, आवाज ठीक है, ठीक है। तो देखो हुआ क्या कि सोनियो लिमिटेड में मैंने 10% शेयर इशू कर दिए, ये मैंने सेल कर दिए, ठीक है, सेल कर दिया। अब क्या हुआ, मेरे पास 70 रह गए। उसके बाद मैंने 10% और, फिर जी फ्रांस में मैंने महल बना लिया। उसके बाद 10% और जी इंग्लैंड में भी एक फ्लैट ले लिया, नवाज शरीफ के निचले वाला जो था निचला फ्लोर, वो भाई ने ले लिया। वहां पे जी नवाज शरीफ का फ्लैट थोड़ा और बड़ा था, अगली दफा 10% और इशू किए, साथ वाला फ्लैट लिया, दीवार तोड़ दी, मैंने कहा नवाज शरीफ आ जा बेटा, तूने छोड़ो भाई, मैं नहीं बोलना चाहता, जो भी किया तुमने मुल्क के साथ, और तुमने एक फ्लैट बनाया, देखो मैंने कंपनी बना के 2 ले लिए। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, करते करते 50 तक पहुंच गया। 50 के बाद मैंने सोचा कि यार देखो अभी भी जो शेयर होल्डिंग है ना वो टूटी हुई है, अलग अलग लोगों, किसी के पास 10, किसी के पास 2, किसी के पास 50, 15, मगर मेरे पास फिर भी 50 थी। मैंने कहा अच्छा काम करते, मैं ना 10% और सेल कर देता हूँ, तो मेरी होल्डिंग अभी भी क्या रहेगी, मेजोरिटी मैनेजमेंट मेरे पास रहेगी, मेजोरिटी के पास रहती है ना, बाकी तो छोटे छोटे शेयर होल्डर थे। मैंने 10% और, अब मैं रह गया कितने पे, 40 पे। फिर मैंने कहा अच्छा एक काम करता हूँ, 5% और निकाल, फिर भी मैं मेजोरिटी में हूँ, मैनेजमेंट मेरे पास है 5, अब मैं कितने में रह गया, 35 पे। अब एक बंदे ने चला कि एक बंदा देख गया, उसने आहिस्ता आहिस्ता से ना खामोशी से शेयर लेना शुरू कर दिया, ठीक है, और सडनली बड़ी शेयर होल्डिंग एक दिन लेने के बाद वो मेजोरिटी में आ गया। मुझे क्या कहता है, तुनियो लिमिटेड जो है मेरी है, अब तुनियो साहब बाहर निकलो, ठीक है। अब मैं चीजें नहीं बताना चाह रहा था, बच्चे पहले बता रहे हैं, माशाल्लाह आई एम हैप्पी। इसको कहते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर, हॉस्टाइल टेक ओवर, और ये लॉ किसको डील करता है, हॉस्टाइल टेक ओवर को डिस्करेज करता है, समझ आए। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग चीज। चलो आगे जाओ बेटा, मुदारबा के बारे में। अब मुदारबा बैंकिंग थोड़ा सा कम एग्जामिन, और इंश्योरेंस तकरीबन एग्जामिन नहीं होते, बट कोर्स का हिस्सा है, पढ़ेंगे हम इनको नेरो करके। एग्जामिनेबिलिटी इनकी थोड़ी सी कम है, मगर फिर भी कंपटीशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, कंपटीशन एक्ट। और ये जो आने आने वाला है ये वाला एक्ट, बड़े इंपॉर्टेंट, वक्त इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि इस इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। ये रियल लाइफ में ना बड़े अभी इस वक्त इनका यूज आ रहा है, तो एग्जामिनेबिलिटी इनकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट एग्जामिनर ने इस पे लिखा है
कि बच्चे इसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, ये देखते हुए कि जी पिछली दफा नहीं आया तो इग्नोर कर रहा है, उसी में सवाल बना देता है। तो ये सारा एरिया बेटा मैं कवर करूंगा, ठीक है। ये जो एथिक्स का है इसको सर मुजम्मिल कवर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, सर मुजम्मिल कवर करेंगे। तो बहरहाल ये एक ओवरव्यू था सिलेबस का, टॉपिक वाइज ये आपको मिल जाएगा। अब देखो बात ये है कि मैं अगर आपको वही थ्योरी जो मैं खुद बता रहा था आपको अभी, वो थ्योरी कि ये लॉ क्या है, कॉम्प्लेक्स। अब आप मुझे बताओ, मैंने सिलेबस का ओवरव्यू दिया आपको, ओवरव्यू दिया मैं आपको, एक टॉपिक या लॉ पे आया, क्या समझ आया? मैं तो समझता हूं, मैं आपकी जगह होता मुझे कुछ नहीं समझ आता कि सर ने बताई चीजें, बस वही मेज, समझ रहे हो। अब इस मेज को हमने क्या करना है, ऑर्गेनाइज, मैनेज। बेटा इस लॉ के को, इस ये मैं जब एक तो रास्ता पिक कर लिया, वो मेहनत की है, वो मेहनत की है इस चीज को क्लियर करके समझाने की, बेटा आपके लिए लाइफ इंशाल्लाह आसान होगी, इंशाल्लाह लाइफ आपकी आसान है। अब देखिए इसी चीज को मैंने क्या किया, जो आपको रिव्यू दिया ना, अब मैं अपनी थ्योरी साबित कर रहा हूं, आप टेंशन ना लो। मैंने आपके सारे लॉस को माइंड मैप में आपको दे रहा हूं, बजाय कि ये सोचने के कि सर ने 26 लॉज गिनवाए, 26 लॉज और रेगुलेशंस भी सर ने गिनवाए और बोला ये मैं करूंगा, छोड़ो इनको। आप स्लाइड पे देखो कितने नजर आ रहे हैं, ये आपका सिलेबस, 4 नीचे भी है, ये बेटा सिलेबस, बस आपका सिलेबस ये है। छोड़ो, डरो नहीं। अब मैं आपको डराने के बाद थोड़ा सा हिम्मत दे रहा हूं, क्या, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब ऑल इज वेल कैसे, ये देखो, आप चार चीजों को देख लो। चार चीजें कौन सी है? नंबर 1 पहली क्या है बेटा, भाई एक ही तो है। अब छोड़ो उसको, टॉपिक को छोड़ो, अब दिल को क्या बताते हैं, एक ही तो है, बेशक उसके सेक्शन 400 हो, है तो एक ना, है तो एक ना, ठीक है। एक ये है बेटा, और उसकी रेगुलेशन से। सेकंड क्या है, कंपनी ऑर्डिनेंस, मगर वो एक टॉपिक के लिए चंद सेक्शन है, हो गया मैनेज। तीसरा क्या है, बहुत सारी रेगुलेशन है, मगर उस सबका ताल्लुक किससे है? मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, देखो मेरी मेरी मेरा जो तरीकेकार होगा ना, वो होगा चीजों को सिंप्लीफाई करके कनेक्शंस देना, क्योंकि जो एक चीज पढ़ी हुई होगी उसकी बेसिस पे दूसरी चीज आपको आसानी से समझ आएगी। और मैं आपको बताऊंगा, एग्जामिनर मतलब चीख रहा है, एग्जामिनर चीख रहा है कि यार रट्टा ना लगाओ, समझो, रीजन समझो। जो मेरा तरीकेकार है डे वन से लॉ में आने के बाद, जब से मैंने लॉ में, मैं समझूंगा नहीं, आप मुझे ना मार दो, मेरा टना लगा, मार मुझे को, एक तरफ डेथ है दूसरी तरफ, मैं कहूँ यार जब तक मेरा अल्लाह ने मुझे अक्ल दी है, और ये अल्लाह का शुक्र है चलता है, जहन चलता है, और वो वाई पूछता है मुझे बताओ तो सही ये क्यों है, मुझे नहीं बताऊंगा जब तक के क्यों है, तो बेटा क्या समझ आएगा तुम्हें? समझ के याद करना, समझ के, रट्टा नहीं कहते, समझ के। मैं गारंटी देता हूं बच्चों, समझ लोगे ना तो आधा याद खुद ही हो जाएगा, क्योंकि अब आप वक्त के साथ देखोगे कि जब आप समझ लेते हो, आधी चीज समझ के याद करेंगे, ऐसा याद करेंगे कि एग्जामिनर से कहेंगे पूछ जिस एरिया से पूछना है। इतना मुश्किल, इतना लेंदी लॉ, और इंशाल्लाह मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके साथ दिन रात लगाऊंगा, दिन रात लगाऊंगा, जहां आप फंसोगे आके गाइड करूंगा, और इस तरीके से लेके जाऊंगा बच्चा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। और टेक्स्ट में मैं आपके सामने ये बात करके आया हूँ, इस सब्जेक्ट में भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ करूंगा क्या, कि आपको हेल्प करके उस मसले से निकालना है। तो देखो क्या है, कितने एरिया हो गए, 3। लिस्टेड, लिस्टेड कंपनी, भाई सब कुछ है लिस्टेड ही के लिए ना, जो भी हो, 15 चीजें हो, मगर है किसके लिए? ठीक है जी। तो लिस्टेड कंपनी को पहले तो ऑर्गेनाइज वे में पढ़ेंगे ना, पहले उसकी पहली चीज पढ़ लेंगे, फिर दूसरी चीज पढ़ेंगे, फिर तीसरी पढ़ेंगे। तो जो हर पिछली चीज होगी वो विल वर्क एज अ मैग्नेट, वो अगली चीज को समझने में हेल्प करेगी। फिर क्या है, अदर लॉस। हाँ, अदर लॉस थोड़े से इंडिपेंडेंट होंगे, अलग अलग होंगे, उनका आपस में कनेक्शन होना, मगर एरिया तो हो गया ना क्लासीफाई। और तीसरा एरिया, चौथा एरिया क्या है, वही एथिक्स का, प्रोफेशनलिज्म का, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, कोड का। मेनली यहाँ कोड है, ज्यादा नहीं है, स्पेसिफिक कोड है, ठीक है। ये देखो सब आ गए, ये सारा सिलेबस है बेटा, ये आपका सिलेबस 4 एरिया में बढ़ गया। देख लो क्या आ रहा है, कंपनीज एक्ट में देखो क्या क्या आ रहा है, आराम से 1 सेकंड, 1 सेकंड में तो नहीं पढ़ोगे, 1 मिनट दे रहा हूँ, देख लो, ये मैं बड़ा सारी बता चुका हूँ, सिर्फ नजर घुमा लो, ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, पूरी प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। वो फिर ऐसे ही इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लाएगा बेटा, वो फिर ऐसे ही, क्या कोई भी बच्चा अगर लाया ना, तो मैं पहले बंगड़ा में करूंगा, मिलके जश्न करेंगे, वो करेंगे, पारी करेंगे, पारी, ठीक है ना, परी परी। हाँ बेटा, हाँ जी जी बेटा, पास में भी है। बताओ बच्चों, देख लिया भाई कंपनी, देखो क्या है, वही चीजें तो है।
हाँ भाई, सेकंड पे आ जाओ, कंपनीज ऑर्डिनेंस क्या है, वही एक ही टॉपिक है। एथिक्स देख लो, लिस्टेड कंपनीज में देखो क्या क्या आता है, सिक्योरिटीज एक्ट आता है। मगर सिक्योरिटीज एक्ट इस तरह है कि उसमें कुछ पार्ट है, सिक्योरिटीज एक्ट सिर्फ नहीं है लिस्टेड के लिए, बट एक पार्ट है, इस वजह से मैंने यहाँ प्लेस किया इसको। रूल बुक आ गया, सब्सटेंशियल एक्विजिशन आ गई, और इसके अलावा क्या आ रहा है, बायबैक आ रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग है, सीडीसी है। उसके बाद अदर लॉज देख लो, ठीक है। अब कुछ मैनेजेबल लग रहा है। कितने एरिया हैं आपके कोर्स में? 4। कितने एरिया हैं आपको, कितने आदमी थे? ठीक है बच्चों, ये देखो, ये वो मेरा एरिया, ये एरिया मेरा है जो शेड हो गया, ठीक है। हाँ भाई, पहले मेज था, अब क्लियर होगी बात। ये थ्योरी, ये हम अप्लाई करेंगे, कर रहे हैं इस वक्त। आगे बढ़े बच्चों। अब देखो बच्चों, ये है कि इस इतने बड़े चैलेंज को अब आते काम करना पड़ेगा ना, तो हमें काम क्या करना है, काम क्या करना है, हमने हमने काम क्या करना है। ये स्लाइड मैंने ना ओरिएंटेशन में भी डिस्कस की थी, मगर थोड़ा सा आज ज्यादा अलग तरीके से कर रहा हूँ। सबसे पहले चूंकि लॉ ज्यादा है, ठीक है यार, इतने बड़े बेर एक तो ये होता ना कि किताब है तो मुझे टेंशन नहीं चढ़ती। टेंशन इसलिए नहीं होती कि मैं कहता अच्छा बुक है ना, तो 4 चीजें इरेलीवेंट भी होती हैं, उसको काट दूंगा, इसको हटा दूंगा, तो मेरे लिए नेरो हो जाएंगी चीजें। इतनी बड़ी किताब मुझे पढ़ने को दे, मगर मेरे को ये बेर एक्ट है यार, 950 सफे का बेर एक्ट है मेरे पास, ठीक है। और ये है 961, 961 भी नहीं, 963 पेजेस, 960 और 27 रेगुलेशंस, कानून और रेगुलेशन, लॉज एंड रेगुलेशंस 27 9। बताओ मुझे, बंदे की तो जान वही गई ना। और मैं देखो टेक्निक क्या है, अगर मैं इस चीज को आऊं, डायरेक्ट खोलूं, सेक्शन पे सेक्शन एक्सप्लेन किए जाऊं, बेटा गया, ठीक है। हद से ज्यादा बंदा फर्स्ट। इसीलिए क्या करना है हमने, सबसे पहला काम, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, जिन बच्चों ने ओरिएंटेशन नहीं ली थी वो गौर से सुने। सबसे पहले बेटा हमने, मैंने मैंने यानी एज टीचर, मैंने जब मैं एक जिम्मेदारी उठा रहा हूं ना, तो सबसे पहला काम क्या है, मैंने लर्निंग टाइम आप लोगों का कम करना है। ताकि इस चीज को मैं अगर बताऊं, देखो ये वो लॉ है जो 1.5 साल में हम पढ़ेंगे, तो 1.5 साल में तुमने और काम नहीं करने का, तो मैं आपको क्या करूंगा, यही लॉ मैंने नेरो करके टाइम, नेरो टाइम करना। अब कैसे नेरो होगा टाइम, कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे। सबसे पहली बात हमने क्या किया, ये किया, ठीक है, कि जो लॉ पढ़ाऊंगा ना, डिपेंड करता है उस लॉ पे। मैंने देखा कि अगर ये लॉज कंप्यूटेशनल है, तो पता चला नहीं कंप्यूटेशनल तो नहीं है, चंद एरिया है कंप्यूटेशनल जहां पे कैलकुलेशन होंगी। मैंने कहा फिर ये लॉ क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसकी रूह क्या है, उसकी असल क्या है। पता चला प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट। और सिर्फ फ्लो चार्ट नहीं, सिर्फ फ्लो चार्ट नहीं, ऐसा फ्लो चार्ट नहीं कि जी डिब्बे बने हुए हैं, डिब्बे, सर डिब्बे बना के नहीं, डिब्बे नहीं। दूसरा काम क्या करना था, कनेक्शंस, कनेक्शंस। देखो आप जब खुद बेरेक्ट पढ़ोगे, बेरेक्ट के फॉर्मेट से ये लॉ, बेरेक्ट के फॉर्मेट से ये लॉ नहीं पढ़ा जा सकता। जब बेरेक्ट के फॉर्मेट से पढ़ोगे, तो आप सेक्शन 1 पढ़ रहे हो, सब सेक्शन 1 पढ़ रहे हो, सब सेक्शन जब 8 पे पहुंचोगे ना, तो पिछली सारी बातें चेंज हो चुकी होंगी। वो सबसेक्शन 8 में आके कोई ऐसी बात बोल देगा जो पूरी चीजों को, जो आपका जहन का मैप बन रहा है ना, कंपनी 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 कंपनी, आखिर में आके लिस्टेड कंपनी, फिर को कह रहे यार जो मैंने जहन में पूरा बनाया वो तो गया, आप सोच रहे होते हो। इसीलिए लाजमी क्या है, क्या है, कनेक्शंस बनाना। अब कनेक्शंस बनाने का क्या मतलब होता है, कनेक्शंस का मतलब है कि एक एक सेक्शन से बात उठाई, तो अगर उसके साथ कोई उसी सबसेक्शन के तीसरे नंबर पे, तो उसके साथ जोड़ दिया, वो कनेक्शन शो कर दिया। अब देखो कैसे ये कनेक्शन शो होगा, ये मैं आपको एक रियल एग्जांपल दे रहा हूं। ये देखिए क्या है, राइट इशू के बारे में बेर एक्ट है, ठीक है। बताएं बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? ओके, ये बेर एक्ट है बच्चों, ठीक है। ये है फर्दर इशू ऑफ शेयर्स की रेगुलेशंस, ठीक है, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स की रेगुलेशंस है। फर्दर इशू में क्या हो रहा है, राइट की बात की जा रही है। अब देख रहे हो राइट के बारे में, मैं आऊं और इस तरीके, देखो तरीकेकार है ना, एक काम करने के एक नहीं 3 तरीके हो सकते हैं। काम हो सकता है, ये नहीं कि काम नहीं होगा, होगा, मगर ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा मेहनत करेगा। वो काम जो बच्चा खुद बैठ के समझेगा, जहन में मैप बनाएगा, फिर उसको याद करेगा। तो जो बच्चा काम करे वो मैंने ये 6-8 महीने लगा के कर लिया।
जो आप करो वो मैंने कर लिया। मैंने क्या किया, इसी चीज को कैसे पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा। ये मैं रियल चीजें लेके आया हूँ, ये नहीं है कि मैंने इस प्रेजेंटेशन के लिए बनाई है। एक तरफ से मैंने बैरेक्ट उठाया, दूसरी तरफ से अपनी प्रेजेंटेशन खोली, ऐसे ही रैंडम रैंडम। जो पहला डॉक्यूमेंट खोला, मैंने कहा लगाओ, ढूंढा इसकी कहाँ है प्रेजेंटेशन, ये है, देख लो बेटा। अब थोड़ा सा अगर देख लो, मैं आपको आऊं और बताऊं बेटा क्या कि जी सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 83, तो 83 के अंदर क्या है उसकी बातें करूंगा, ठीक है। मगर पहले मेरी प्रेजेंटेशन में क्या होगा, 83 पहले कवर हो चुका होगा, 83 पहले कवर हो चुका होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, अ लिस्टेड कंपनी इशूइंग राइट शेयर शल कंप्लाई विद द फॉलोइंग जनरल कंडीशंस, ठीक है। अब क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, बोर्ड शल अप्रूव डिसीजन to increase share capital and the said decision shall be communicated on the same day to the commission and the securities exchange for public। अब मुझे बताओ, यही चीज जब मैं पढ़ूं, पहले रीडिंग करूं, रीडिंग करने के बाद पहले तो मैं ऑब्वियसली रीड करूंगा ना आपके साथ। अगर मैं इस तरीके से पढ़ूंगा तो क्या करूं, रीड करूंगा, रीड करूंगा, फिर आपको समझाऊंगा, कितना टाइम लगेगा, लगेगा ना। मैंने कहा छोड़ो, मैं इस तरह नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। आ जाओ मेरी इस प्रेजेंटेशन में। सबसे पहले तो कलर देखो, उसका चेंज कर दिया। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसलिए इसका कलर मैंने हल्का कर दिया। क्या कलर है भाई, इसको तो छोड़ दो भाई, इस यहाँ आके बात करूंगा क्या, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना भाई। 83 सेक्शन हम पढ़ चुके हैं, उसको लिंक किया गया है। तो 83 चूंकि स्टेट्यूटरी एक्ट है, वो ओवरराइड करेगा। तो सब्जेक्ट अगर उसमें कोई और बात लिखी है तो वो अप्लाई करेंगे। लिस्टेड कंपनीज को देखो क्या कर दिया मैंने, क्या बैरेक्ट में ऐसा हो सकता है। लिस्टेड कंपनी को मैंने क्या कर दिया, बोल्ड अंडरलाइन, क्या हुआ, समझ गए ना किसके लिए, क्लियर हो रही है बात, लिंकेज बन रहे हैं। देखो ये लॉ पढ़ाने का तरीका बेटा, ठीक है। फिर क्या करा, देखो क्या लिखा है, बोर्ड शैल अप्रूव, बोर्ड बोर्ड बोर्ड, एजीएम नहीं है, मीटिंग नहीं है, मेंबर्स नहीं है, कौन है, किसकी पावर है, अलग बॉक्स में दे दिया। बॉक्स क्या करेगा, डिसीजन, किस चीज का डिसीजन होगा, टू इंक्रीज शेयर कैपिटल। और ये डिसीजन, यही डिसीजन एरो बना दिया, यही डिसीजन क्या होगा, कम्युनिकेट किसको करना पड़ेगा, दो को। यहाँ तो चूंकि मैंने एक ना स्टिल दिया है, एक पिक्चर दी है, ये मूव करेंगी, इसमें से दो चीजें निकल रही हैं, इसमें तीन चीजें निकल रही हैं, ठीक है ना। कितनी चीजें, कनेक्शन बनेगा। क्या करेंगे जी, किसको ये हमने कम्युनिकेट करना है, दो को, कौन से दो, कमीशन और एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एक्सचेंज। और कब करना है ये कम्युनिकेट, सेम डे। सेम का मतलब क्या है, यहाँ पे फिर एरो लगा के लिंक कर दिया। यस, जिस दिन क्या, जिस दिन इंक्रीज का डिसीजन होगा, डिसीजन वाले दिन। आई बात समझ। बताओ बेटा ये तरीका सही है, मजा आ रहा है आपको, बताओ ये इज इट द वे या बेरेक्ट वाला वे। तो बेरेक्ट, बेरेक्ट बेटा, मैं, मेरा प्यार है बेरेक्ट से, मैं बेरेक्ट यूज करना सिखाऊंगा। ये नहीं है कि बेरेक्ट, और ये काम वो है जिसको मैं। अब दूसरी चीज बेटा ये नोट करो कि रेगुलेशंस के अंदर जो दूसरी चीज लिखी है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, फ्रिक्शनल शेयर्स पे बात आ रही है। अभी फ्रैक्शनल शेयर क्या है, छोड़ दो, ठीक है। मगर मैंने यहाँ दूसरी बात क्या कर दी, फ्रैक्शनल शेयर क्या है ही नहीं, ये कहां से लाया फिर मैं भाई। मैं ये जो बात कर रहा हूं कि राइट इशू वंस अनाउंस्ड बाय द बोर्ड ऑफ अ लिस्टेड कंपनी क्या होगा, शल नॉट बी, क्या होगा, वेरी नहीं हो सकता, पोस्टपोन नहीं हो सकता। ये मैं कहां से लाया, इसको दूसरी इसके साथ क्यों पढ़ा रहा हूं, हालांकि ये तो नंबर 2 पे है ही नहीं, सब रेगुलेशन 2 में है ही नहीं, 3 में भी नहीं है। ये कहां से लाया, इसको बोलते हैं लिंकेज, इसको बोलते हैं लिंकेज। ये इसी के अंदर नीचे लिखा हुआ था, आगे आ रही थी बात, मगर ताल्लुक किससे था, पहली से। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी और बेरेक्ट मेथोडोलॉजी अलग होती है। बेरेक्ट कोई स्टूडेंट्स के लिए नहीं लिखा जाता, बेरेक्ट रियल लाइफ के लिए लिखा जाता है, और उसको ड्राफ्ट करने के लिए अलग मसाइल होते हैं। तो एक टीचर जिसको खुद आता हो वो क्या करेगा, उसको समझ के। देखो दो किस्म के टीचर्स होते हैं, एक वो जो आसानी करने की कोशिश करते हैं। बेशक बच्चे बोले सब्जेक्ट आसान है, लेकिन जब आपको लगे ना सब्जेक्ट आसान है, वो टीचर का इसमें रोल होता है। एक होता है सब्जेक्ट बड़ा मुश्किल है, टीचर की वैल्यू उसमें ज्यादा होगी, यार बड़ा मुश्किल है। अब मैं कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पैदा करूंगा, मैं आसानी पैदा करूंगा। मेरा मेथड डे 1 से ये है, आसान करो रादर देन कॉम्प्लेक्स करो। कॉम्प्लेक्सिटीज को कम करना है मैंने, क्योंकि ये पहले से ही कॉम्प्लेक्स चीज है, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊंगा तो हार्ट अटैक मिल जाएगा तुम लोगों को। तो कहां से फिर, ऐसे मैं बताऊं, ऐसे स्टार बच्चे, स्टार बच्चे एक पेपर से रुके हुए, बिलीव मी, एक पेपर से रुके, और वो ये लॉ है, ठीक है। इसीलिए बेटा इस पे तवज्जो है। समझ आ गई बेटा मेथोडोलॉजी, एरिया कैसे काम करेंगे। तो यही चीज देखो, अगर मैं आपको ये जो चीज देखा, बल्कि इस स्लाइड को ही देख लो, मैं कैसे इस चीज को कन्वे कर रहा हूं आपको। अगर मैं ये बॉक्स बना के कनेक्ट करके बता रहा हूं तो चीज आपको क्लियर हो रही है ना।
ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कटिंग आउट डेड वुड। कटिंग आउट डेड वुड का क्या मतलब है मेरा, ये मेरी फ्रेज में क्यों उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका मेरा मतलब क्या है। देखिए, डेड वुड इस तरह नहीं है कि हम उसको काट के फेंक देंगे, चलो भाई सर ने बोला ये तो खत्म हो गया, नहीं। देखो, एक मेरी बात सुनना, ये चीज लिख लेना, जो अमंग द चीजें मैंने आपको कहा था लिखो, इसमें से ये चीज लिखो कि मेरे बेटा जो लॉ होता है ना, लॉ के अंदर हर लॉ का मिजाज होता है। लॉ का एक एरिया होता है जो कोर होता है, और उसका कोर के साथ बाकी होती है पेरिफेरी। जो कोर होता है ना मेरे बच्चों, कोर, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कोर है, ये एरिया कोर है। इस लॉ के अंदर दो सेक्शन हैं जो इसका कोर होगा। मैं क्योंकि पहले आपको टेक्स्ट पढ़ा चुका हूं, कॉर्पोरेट लॉ तो अभी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको टेक्स्ट पढ़ा चुका हूं। मैं मिसाल देता हूं, जब मैंने टेक्स्ट शुरू किया था तो आपको क्या कहा था, चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग टेक्स्ट लगा, बाकी सब सेक्शन क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर बता रहे हैं। ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए बात नहीं थी, ये हर लॉ पे अप्लाई करती है। तो उसका कोर होता है, कोर। कोर को समझ गए ना बच्चों, समझ गए ना, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं पेपर पास हो जाएगा। अब तुम उठाओ, कोर करो आइडेंटिफाई, जाओ जी कंपटीशन एक्ट निकाल के जो कोर क्या है पता चले। पहले तो पढ़ो सारा, एक एक छोटा सा लॉ होगा, उसका 2 चैप्टर कोर्स के अंदर होंगे। एक छोटा सा लॉ होगा, उसका 1 चैप्टर कोर्स का होगा। एक लॉ होगा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रूल बुक है, एक ही सिर्फ उसका चैप्टर है, जाए कोड निकाल के दिखाए, उम्र लग जाएगी। तो आपने यही चीज समझनी है, आपने यही चीज समझनी है, पढ़ाते वक्त कोर आइडेंटिफाई होगा, यार ये है कोर, और उसके अलावा क्या होगा, पेरिफ्री, पेरिफ्री। तो इन अ वे डेड वुड का मेरा मतलब ये था कि पहले हम क्या करेंगे, पहली दफा जब हम उसको पढ़ेंगे तो पढ़ते वक्त हम कोर को समझ लेंगे ना, तो जो बाकी होगा वो डेड वुड होगा मेरे लिए। उसको पहले काटो, छोड़ो, पहले मैं इसको समझूंगा। जब बेटा देखो, मेरी एक बात सुनो, अभी मैं कुछ चुके मेरे सारे लेक्चर्स मैंने इतनी मेहनत करके रिकॉर्ड किए हुए हैं, और ये जो सारा कुछ होगा, फ्लो चार्ट्स बनेंगे, ये सारे, ये पता है क्या करेंगे, टाइम रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे अभी इसमें मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी बात करूंगा, मगर आगे चल के थोड़ी सी, ऑब्वियसली आज का सेशन का टाइम भी मुझे पता है, थोड़ा सा मैंने रखा इस तरह था, सारी बातें मैं दिल से करूंगा आपसे, ताकि आपको डे 1 पे पता हो, ठीक है। अच्छा, तो लर्निंग टाइम क्या होगा, रिड्यूस होगा। कैसे रिड्यूस होगा, जब फ्लो चार्ट बन गए, जब कनेक्शंस बन गए, और साथ में जब लेक्चर रिकॉर्ड हो गया। मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी, एक टॉपिक, कोई टॉपिक है ना, कोई 8 घंटे में अगर पढ़ा रहा होता है यार, सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली मैं खुद हैरान हो गया। वही टॉपिक जब मैंने रिकॉर्ड, क्योंकि तुम्हारे रिकॉर्डिंग में मैंने पढ़ाते वक्त सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ पढ़ाना होता है, ठीक है। पढ़ा रिकॉर्डिंग मैं आपको अच्छा खासा हिस्सा रिकॉर्डिंग के थ्रू दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मेरी हो चुकी है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ मैं करूंगा क्या, मैं 2 तरीके से आपको लेके जाऊंगा, आपका सारा कोर्स नेरो करके। अब देखिए 8 घंटे वाला टॉपिक पता है कितने घंटे में हो गया, सरप्राइजिंगली बता रहा हूँ, पौने 2 घंटे, पौने 2 घंटे। मैं हैरान, मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया। क्यों कमाल हुआ, क्योंकि फ्लो चार्ट बन गए। क्यों कमाल हुआ, कनेक्शंस हो गए। मैं भी अगर उसको डायरेक्ट खोल के पढ़ 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 कर रहा होता ना, होता क्या, 8 घंटे लगते। वो 8 घंटे का काम है, उसको नेरो करके। अब मुझे बताओ कि जब आप बेटा 2 घंटे के अंदर उसको पढ़ोगे, फिर मैं छोड़ नहीं दूंगा तुम लोगों को, चलो जी सर के रिकॉर्डिंग लेक्चर इस तरह नहीं मिलेंगे तुम लोगों को कि बस ये सर ने पोर्टल पे रखवा दिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं मिलेंगे। मेरी क्लास शेड्यूल होगी, ये फला दिन क्लास है, इस दिन है, उसमें आप आओगे, उस वक्त वो लाइव चलेगा, आपको लाइव नजर। फिर आप वहां सवाल पूछोगे, सवाल पूछोगे, आप जो समझ नहीं आएगा आप लिखोगे, ताकि देखो मैं आपको छोड़ थोड़ी दूंगा। आपको मैं क्या करूंगा, वो सवाल मेरे पास आएंगे, फिर उसी वीक के 1-2 दिन के अंदर एक सेशन लगेगा, इसमें 2 काम होंगे। 2 काम क्या, उन सवालों के जवाब, और दूसरा काम क्या करूंगा, प्रैक्टिस। दूसरा काम मैं आपको वो चीज जो अभी आगे आ रही है, क्या आ रही है, नंबर 2, देखिए क्या काम करना है हमने, एप्लीकेशन टू रियल लाइफ सिचुएशन। और क्या करना है हमने, रियल लाइफ सिचुएशंस, राइट, याद रखना। और क्या करना है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। मेरा बेटा अगर इस पेपर को पास करना है ना, ड्राफ्टिंग पे बहुत मेहनत करनी है आपने, और मैंने बहुत मेहनत करनी है। फाइनल का बच्चा ड्राफ्टिंग पे काम नहीं करता, नहीं, टाइम ही नहीं है ना बेचारे के पास, क्या करे वो, उसकी मजबूरी है। वो 6-7 बजे तक तो मतलब उसको सांस लेने की इजाजत नहीं होती। अभी नए हो, जूनियर होंगे फॉर्म में, बेटा टाइम है, गया फिर थोड़ा आगे बढ़े ना, तबाह हो जाओगे। अब इस्तेमाल करो उसको। फिर मैंने क्या किया, अब वो जो टीचिंग और लर्निंग टाइम मैंने कम किया ना बेटा, कम किया ना, जहां 8 घंटे थे 2 हो गए ना, तो बाकी क्या करेंगे हम, इसी पे तो लगाएंगे, इसी पे तो लगाएंगे हम।
दिस इज द टेक्निक कि यार लर्निंग को नेरो करके रिड्यूस कर दो, बच्चे को 1 घंटे बिठाओ अपने साथ, बस मेरी कोई भी क्लास आप देखोगे 1 घंटे से ऊपर की नहीं लगेगी। 1 घंटा आपको देना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना, हफ्ते में 2 दफा 3 दफा। फिर जो मुझे जो बाकी टाइम दोगे ना वो प्रैक्टिस के लिए दो, बाकी टाइम दोगे सिचुएशंस को डिस्कस करने के लिए, पेपर को। और इंडियन और जो जो अकाउंटिंग बॉडी हमारे जैसी होगी ना, हमारे मुल्क जैसी, या लॉ हमसे मिलता जुलता होगा, उसके पेपर डिस्कस करूंगा मैं आपसे। बेटा बड़े इंपॉर्टेंट एरिया पे मैं आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसको कवर करूंगा, टाइम की थोड़ी सी कमी है, तो मैं एक टॉपिक को थोड़ा सा आपको लॉ का भी फ्लेवर दे दूं, सो दैट कि आप में से अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने मुझसे पहले नहीं पढ़ा तो उसको अंदाजा हो जाए कि कैसी चीजें होंगी। ये लास्ट जो है विंटर 20 है, इसमें अगर आप जाएं तो ये क्या है, एग्जामिनर कमेंट्स है। एग्जामिनर क्या बोल रहा है ये देखो, कहता है कि दिस इज द फर्स्ट पेपर ऑफ कॉर्पोरेट लॉ हेल्ड अंडर ओपन बुक एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा, ओपन बुक एनवायरनमेंट में ये पहला पेपर था। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज नॉट, क्या लिखा है बेटा, सेटिस्फैक्टरी, नॉट सेटिस्फैक्टरी। वन, अब देखो क्या बोल रहा है वो, अब यार इतनी काम की बातें कर रहे हैं, इतनी काम की यार, मतलब दादा क्या करते हैं हम लोग यार, मतलब कमाल नहीं है। एग्जामिनर खुद बता रहा है बैठ के, बीमारी आइडेंटिफाई करके मेडिसिन दे रहे हैं, हमने कहना नहीं फिर भी हमने बीमार हो, नहीं हमने फिर भी फेल होना है। यार देखो तो सही उसको क्या बोल रहा है, वन ऑफ, क्या बोल रहा है, वन ऑफ द, सुनो तो सही उसको, सुनो, वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ दिस पुअर परफॉर्मेंस क्या था, वाज दोस क्वेश्चंस वेयर नो रेफरेंस ऑफ लॉ वाज गिवन। इसका मतलब कहां पे रेफरेंस नहीं गिवन था, सेक्शन, यानी सवाल दिया और नीचे रिक्वायरमेंट में उसने सेक्शन नहीं किया कि इन द लाइट ऑफ सेक्शन फला ऑफ फला कानून इसका जवाब दो। कहता जहां हमने ये नहीं लिखा ना उसमें पुअर परफॉर्मेंस थी, जहां लिखा वो अच्छी परफॉर्मेंस थी। आई समझ, जहां हमने लिखा कि जी फला सेक्शन फला कानून के मुताबिक इस सिचुएशन को अप्लाई करो तो बच्चों के जवाब अच्छे थे, और अच्छे थे या ओके थे। मगर जहां हमने ये नहीं लिखा ना बच्चे गए पुअर परफॉर्मेंस। क्यों, खुद बता रहा है, क्या कहता है, एग्जामिनीज वर अनेबल टू, ये देखो बहुत बड़ी बात बताई इसने, एग्जामिनीज वर अनेबल टू कंप्रीहेंड दैट अंडर दैट सिचुएशन दे हैव टू मेक क्रॉस लिंकिंग ऑफ वेरियस लॉस। उस सिचुएशन को देख के वो सेक्शन का रेफरेंस नहीं दे रहा तो एक लॉ नहीं, क्रॉस रेफरेंसिंग होगी, 2-3 डिफरेंट चीजें उस पर अप्लाई कर सकती हैं। उस सिनारियो, क्या रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि अलग अलग लॉज एक वक्त अप्लाई करते हो, तो सिचुएशन ही ऐसी होती है। उसमें तो कोई ऐसी सिचुएशन आती ही बड़ी कम है कि जिसमें एक लॉ अप्लाई करता हूं। क्रॉस रेफरेंसिंग तैयार कर रहा है तुम्हें। अनदर रीजन, यार एग्जामिनर और क्या बताए यार, आपको बताओ ना क्या बताए, खुद तो बता रहे हैं, हम पढ़ते नहीं इसको। अनदर रीजन वाज दैट दे आंसर्ड द एरिया which were specifically required to be ignored। बोल रहे हैं इसको इग्नोर करो, फिर भी बच्चा लिख रहा है, क्योंकि बच्चा तो रटा लगा के आया था, बच्चे को तो वही आता है, तो बच्चा तो वही लिखेगा ना जो आता है। एग्जामिनर क्या बोल रहा है, क्या क्यों कर रहे हो, डर, लॉ का पेपर यकीन करो तुम्हारा डर फेल कराएगा। अभी आ रहा हूं कुछ चीजों बताने के लिए, कैसे, जो वो खुद बोल रहा है, कितने नहीं लॉ लिख लो। अरे यार एक बात सुनो, फाइनल में आ चुके हो, फाइनल का एटीट्यूड रखो, आप मतलब वही पुराना लॉ लिखे यार, नई लॉ लिखना, वो सिचुएशन पे अप्लाई करवा रहा है, लॉ लिख के पेपर फेल क्यों कर रहे हो, खूबसूरत लॉ लिख के आ रहे हो, खूबसूरत गधा बना के आ रहे हो, खूबसूरत, मगर है तो गधा, खूबसूरत गधा बना के आ रहे हो यार, कमाल करते हो, डरते क्यों हो? वो कहता है सिचुएशन, इसीलिए मैं कहता हूं ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग 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 बेटा, लॉ सिचुएशन देके लिखवा के जब ड्राफ्टिंग आपको करवाऊंगा ना तो आपको आंखें खुलेंगी, अरे यार ये देख मैंने तो ये लिखा, ऐसा फर्क आ जाएगा। देखो मेरी यहाँ पढ़ाने की टेक्निक मुख्तलिफ होगी क्योंकि सब्जेक्ट मुख्तलिफ है, ठीक है ना, अल्लाह का शुक्र है, कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा, बट आपका भाई इस सब्जेक्ट का माहिर है, ठीक है ना। इस चीज को इस तरीके, देखो आगे जाओ, रिजल्टेंटली देवर अनेबल टू, क्या हुआ, कंप्लीट द पेपर। भाई आप इरेलीवेंट बातें लिखोगे उसमें नंबर तो मिले नहीं पेपर के, बाकी रिजल्टेंटली क्या हुआ, अच्छा, इट इज देयरफॉर एडवाइज्ड, यार एडवाइस कर रहा है, उसकी सुने ना सुने, एग्जामिनर की नहीं सुनेगा तो हमारी नहीं सुनेगा। It is advised to all examinees to read the question carefully
and restrict their answer to the requirements of the question. तो आपको इसने बता दिया ना, क्या बताया, इधर उधर की नहीं करो, to the point रहो। बेशक वो पेपर देखो, लेंथ लिखने से क्या होता है, हमें फील आता है पेपर भर के आया हूं, पास हो जाऊंगा। अरे पेपर भरना रिक्वायर्ड थोड़ी है। करेक्ट जवाब, सुन लो मेरी बात, करेक्ट 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 जवाब, टू द पॉइंट, ठीक है, और एज पर द रिक्वायरमेंट। लॉ अप्लाई करना, अभी एक चीज और बड़ी काम की चीजें आ रही हैं बेटा, बस ये देखो, ये है विंटर 19, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट मेनी एग्जामिनीज, क्या किया उन्होंने, वेस्टेड देयर टाइम इन रिप्रोड्यूसिंग क्या, फुल प्रोविजंस ऑफ लॉ। और क्या बताया आपको यार, उस वक्त ओपन बुक भी नहीं था, उस वक्त ओपन बुक नहीं था, बच्चों को प्रोविजन याद होते, लिख रहे हैं प्रोविजन विदाउट कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड एज अ रिजल्ट फेल्ड क्या, टू आंसर द क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, उसने सेक्शन कोट किया और सिचुएशन बताई। इसका मतलब ये नहीं है मेरे बच्चों कि आप उस प्रोविजन को बता दो, वो प्रोविजन नहीं पूछ रहा, वो आपसे कहता है इस प्रोविजन के तहत इस सिचुएशन का जवाब दो, उस पर अप्लाई करो। तो लीगल रीजनिंग कैसे करते हैं, लॉ अप्लाई कैसे करते हैं, और बड़ी बात बताने जा रहा हूं, बड़ी बात, कंक्लूजन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें मैंने जो टाइम रिड्यूस किया है ना इस टेक्निक के जरिए, सारी मेहनत अब उस तरफ करेंगे। बखुदा दिल से बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं। आप चाहे आप में से कोई ऐसा बच्चा हो जो मुझसे पढ़े ना पढ़े, ठीक है ना, मुझे इसकी परवाह नहीं है, बट जो मेरी बात सुन रहा है इस वक्त, ठीक है, अल्लाह के वास्ते, जब तक तुम बेटा लॉ को अप्लाई करना नहीं सीखोगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, यार ये पेपर मुश्किल हो जाएगा। आप आधी जिंदगी लगा के बैठे हो इसको मैनेज करने में, टाइम ही नहीं बचता ना, तो वो मैंने बचा दिया आपका, ठीक है ना, इतना बड़ा कोर्स नेरो कर दिया आपका, टाइम बच गया, अब लगाओ उसको सिचुएशन पे, सिचुएशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आज आपको मैं दिखाता हूं कि मैं सिचुएशंस कैसे। नेक्स्ट पे आओ, एग्जामिनीज आर देयर फॉर क्या, एडवाइस, या सुने या ना सुने, बोलो, सुनिए ना, क्या करें, एडवाइस टू ऑर्गेनाइज देयर टाइम इफेक्टिवली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, स्टिक टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन एज दे वुड नॉट अर्न एनी एक्स्ट्रा मार्क्स बाय राइटिंग इनरेलेवेंट डिटेल्स। यार क्या बताया, मतलब क्या बताया आपको यार, वो आप देखो ना, फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन लेके पेपर से निकलते हो, मैंने 50 सवे भर दिए, ठीक है, इतने सवे ठोक दिए। अरे यार कैसे नहीं यार, कम ऑन मैन, एक लफ्ज बोलना होता है और कहानी कंप्लीट हो जाती है, पिक्चर टर्न हो जाती है एक लफ्ज से। आप एक्यूरेट तो रहो, उस सिचुएशन को तो समझो, डरो नहीं, डरोगे मरोगे, बता रहा हूं, लिखते वक्त नहीं डरना, 2 लाइनों का जवाब होगा, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, लंबे जवाबात नहीं चाहिए, वो पूरी चीज आएगी ड्राफ्टिंग सेशन, जब मैं आपको बताऊंगा ना मैं कैसे करता हूं, तो आपको बेटा देखिए, ये क्या बोल रहा है एग्जामिनर, रिलेटिवली वीक परफॉर्मेंस क्वेश्चन 1, 4 and 8, क्यों भाई, क्यों, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सिमिलर टाइप ऑफ इश्यूज which examiners have been highlighting during the past। कहता है मैं पहला एग्जामिनर नहीं हूं, मेरे पुराने दोस्त भी इस पे रोते रहे हैं, मैं भी रो रहा हूं, क्या एग्जामिनर क्या करते हैं, सिलेक्टिव स्टडी। भाई इतना बड़ा लॉ है, टाइम ही नहीं मिलता, क्या करेगा बच्चा, नेरो करना पड़ेगा ना लॉ को, तब जाके कंप्लीट होगा ना, सिलेक्टिव ही तो करेगा बच्चा, कहां से कंप्लीट करेगा बच्चा। भाई बात ये है कि अगर मैंने 900 सफे थे और मैं एज ए टीचर आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं 2000 और सफों की, 900 और 2000 3000 सफे, तो सिलेक्टिव ही तो करूंगा आखिरकार, सिलेक्टिव स्टडी करता है बच्चा। फेलियर टू एड्रेस द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, ये सबसे बड़ा मसला है, एग्जैक्ट तो प्रैक्टिस करो ना, तो मैं खुद को एडवाइस कर रहा हूं, खुद को, तारिक तुनियो प्रैक्टिस कराओ ना यार, यार टीचर बनते हो प्रैक्टिस तो कराओ ना यार, तारिक तुनियो क्यों आए हो, क्यों बैठे हो इस सीट पे, ठीक है। Failure to address the exact requirement of question as well as inability of the examinees to implement, ये सुनो, क्या क्या करेंगे, inability of the examinees to implement या apply जिसको कहते हैं theoretical knowledge to क्या, मेन रीजन से यार यही प्रॉब्लम है, मैं आपको डे 1 पे बता रहा हूं, डे 1 पे बता रहा हूं, मैं बजाय इधर उधर की करने के वो बातें कर रहा हूं जो कोई नहीं करता, जो पेपर पास करेंगे। डे 1 से मुझे पता होना कि मैंने क्या करना है, तो आगे तो एग्जामिनीज कैन ओवरकम, एडवाइस एग्जामिनर की आ रही है, क्या एग्जामिनीज कैन ओवरकम दीज वीकनेसेस बाय कंसंट्रेटिंग ऑन सिलेबस कवरेज विद पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन क्या भाई, क्या कंप्रीहेंडिंग, क्या कंप्रीहेंडिंग यार, क्या अब $1,000,000 एडवाइस कर रहा है, क्या करना है तुम्हें, ये करना है भाई, कॉन्सेप्ट तो समझो अंडरलाइंग प्रोविजन का कि किसने क्यों रखा है, क्यों,
बेसिकली वो बोल रहा है कि समझोगे नहीं तो मेरी सिचुएशन को खाक जवाब दो। ठीक है, आगे जाओ भाई। नेक्स्ट, examinees should understand that reproducing all the provisions or contents of the examined rule or regulation will not result. reproduce करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा उस वक्त का डर जो है ना वो खत्म होगा। हाँ मैंने बड़ा सेक्शन लिख दिया, मैंने तो बस कमाल कर दिया, यार नहीं किया। असल वो आके आपसे कहता है सवाल ईसा जवाब मूसा, वो जो चुके ना आप सीख के ही वो आए हो यार, थोड़ा सा एक कदम आगे, थोड़ा आगे, जस्ट वन स्टेप मोर अगर कर लेते। ठीक है, चलो बेटा ये क्या बोला है, क्या करेंगे, विल नॉट, एग्जामिनर बोल रहा है नॉट नॉट नॉट, नहीं होगा, क्या नहीं होगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे यार। याद रख लो, ये पेपर जहां 3 नंबर लिखा होगा ना प्रोफिशिएंसी लेवल, जहां 2 नंबर लिखा, लॉ लिखने से कुछ नहीं होगा। जहां 1 लिखा होता है ना 1, वहां लॉ लिखने से मार्क्स मिलते हैं। और प्रोफिशिएंसी लेवल सीफेप 2 में 1 है ही नहीं, या तो 2 है या तो 3 है, ज्यादातर 3 है। बताओ भाई क्या करना है फिर, हमने लॉ समझना है, नैरो करके समझना है, सिचुएशन पे अप्लाई करना है, दे दो सिचुएशन। देखो अक्लमंदी क्या है, पढ़ना बड़ा है, पढ़ना या पढ़ना फॉर पेपर पास। इस वक्त तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, पेपर पास करूं ताकि मेरी क्वालिफिकेशन तो हो मेरी, और जितना कम टाइम में करूं। अक्लमंदी इस चीज में है कि जो 3 घंटे के एग्जाम में मुझे करना होगा वो मैं सिखाऊं, वो मैं करूं। मेरा फर्ज है कि मैं आपसे वो काम करवाऊं और खुद करूं आपके साथ, और आपका फर्ज है बेटा कि वही करो जो 3 घंटे में आपको वहां करना होता है, उसके लिए ट्रेन करके आपको भेजे। ठीक है, फर्दर देखो मैं पता है क्या कर रहा हूं, मैं अपनी लाइफ मुश्किल कर रहा हूं ये बातें करके। मैं आता सेक्शन पढ़ा के चला जाता, मेरे पे कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं होती। अब कल आप मेरा ये देख के रिकॉर्ड हो रहा है, किसी वक्त भी बोलोगे सर आपने ये कहा था, और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह से दुआ है कि मुझे इस कमिटमेंट को अल्लाह पूरे करने की तौफीक अता करे। मैं पूरी जान मारूंगा बेटा, मुझे कुछ भी, मैं कुछ चीजें ऐसी प्लान करके बैठा हूं जो वक्त के साथ आपको बताऊंगा। कुछ भी करना पड़ा, मुझे गवर्नमेंट नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ी, मगर मैं आपको लेट डाउन नहीं करूंगा। वो जो मेरा टैक्स का बच्चा है ना वो जानता है इस बात को। Further, it has been noted that a lot of times examinees wasted time. क्या कर रहे हैं यार, ये नहीं बात कर रहा है, इसको अब तक एग्जामिनर नहीं क्या कर रहा है, रिपीटिंग ऑलरेडी रिटन प्रोविजंस which affected their performance on other questions due to ineffective time management. आप बोलते हो टाइम मैनेज नहीं हुआ, ये रीजन बता रहा है, इसके सामने सबके पेपर थे, ये रीजन बता रहा है एग्जामिनर। क्या बता रहा है पता है, ये बोल रहा है कि आप एक दफा चीज लिखने के बाद क्योंकि आइडिया नहीं आ रहे होते ना, तैयारी अच्छी नहीं है ना, क्या करोगे, लिखी हुई बात को दोबारा दूसरे लफ्जों में रिपीट कर, वो लग रहा है नई चीज है, नहीं है नई चीज यार। वो गधा था, उसका पहले ग्रे कलर था, अब उसको लाल कलर लगा रहे हो, ये तो गधा, घोड़ा बनाओ ना, अब घोड़े का टाइम है, समझ रहे हो। वो रिपीट करने से कुछ नहीं होगा, छोड़ो, नहीं आ रहा ना, मेरी बात सुन लो, हिम्मत से कहा, मैं आपको बताऊं क्या है, नहीं आ रहा ना जवाब, छोड़ो उस सवाल को, आगे बढ़ो, छोड़ो यार। वो अकेला सवाल थोड़ी जो पास कराएगा, उसके चक्करों में उसको घुमा रहे हो। वो जो कहता है ना कि जी, बहरहाल पंजाबी का एक शेर है, मुझे नहीं पता, पानी में मदानी, एक है ना अनवर मनवर मसूद का, पानी मदानी कहते हैं, पानी में वो मदानी चला रहा है, क्या होगा, क्या निकलेगा पानी से, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो रिपीट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इनइफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इसी की वजह से होती है। एग्जामिनीज आर देयरफॉर स्ट्रांगली एडवाइस, सुने एडवाइस को ना सुने, सुनो यार, वो एडवाइस करा, एग्जामिनीज आर देयरफॉर एडवाइस, स्ट्रांगली एडवाइस टू फोकस ऑन क्या, गिविंग कंसाइज, यार सुन लो, कंसाइज टू द पॉइंट आंसर यार, लंबा नहीं, 4-50 सफे नहीं, नहीं, एंड स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, this would help them to attempt all questions of the paper. In this paper 11.55% examinees were क्या लिखा है, short of कितने मार्क्स, 9 और लेस मार्क्स। तो कोई 3 पे होगा, कोई 4 पे होगा, कोई 5 पे, 9 से ऊपर नहीं। कितने परसेंट, 10% से ऐसे बच्चे थे जिसके बारे में एग्जामिनर क्या, कुड हैव पास्ड, कहते कुड हैव पास्ड। सिर्फ क्या करना था उनको, फोकस मोर ऑन आइडेंटिफाइड वीक एरियाज, जो ऊपर आइडेंटिफाई की थी ना वीक एरियाज ने, एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए रिप्रोड्यूस करना, रिपीट करना, इनको छोड़ के अगर वो जवाब देते तो शायद वो पास हो जाते। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स सफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ क्या, selective study as they displayed extremely low level of knowledge in some areas. कौन सा, NBFC,
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये उस वक्त कब कह रहा है, 18 में कह रहा है। 18 में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना आज है। आज तो आप, मैं स्टार्ट ही इससे करूंगा, मैं बता रहा हूं मैं इससे क्यों स्टार्ट करूंगा, इसलिए स्टार्ट करूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इंटरेस्टिंग भी है, एप्लीकेशन बेस्ड भी है, और इसके अलावा एक रीजन ये है कि सर मुजम्मिल, चूंकि मैं आपको जो मैप दिखाया था उसमें शेयर कैपिटल और लिस्टिंग पे चला जाऊंगा, पूरी चला जाऊंगा। एएमएल में इसलिए करता हूं शुरू में ताकि सर मुजम्मिल पहले आपको वो रिवाइज करा दे जो पहले पढ़ा था। रिवाइज करा दिया ना, तो फिर जैसे ही सर मुजम्मिल ने थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दिया तो मैं शेयर कैपिटल के टॉपिक पे चला जाता हूँ, उसके बाद मैं लिस्टिंग वाले सारे लॉस पढ़ाता हूँ, फिर मैं वाइंडिंग अप पे जाता हूँ, तो उसके बाद मैं रिमेनिंग अदर लॉस पे आता हूँ। ठीक है, ये हमारी टेक्निक है, ये ऑर्डर है। और किस चीज को अमलगमेशन वाली चीजों को ये तवज्जो नहीं करते। फिर क्या है, फेलियर टू अप्लाई नॉलेज इन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस रिमेन्ड वीक एरिया। अभी की नहीं, कब, किस साल से, कब से चली आ रही है, 18 से। फेलियर टू यूज अप्रोप्रिएट, ये भी नोट कर लो, क्या अप्रोप्रिएट लीगल टर्म्स, टर्म्स अगर हैं तो यूज होंगे, वाज आल्सो कॉमन इशू विद द स्टूडेंट्स। ये देखो, कैंडिडेट्स सफर्ड मेनली बिकॉज ऑफ क्या, सिलेक्टिव स्टडीज, as performance remained exceptionally poor in those areas which are less frequently tested, such as क्या, foreign जो फेरा है, foreign exchange regulations, मुदारबा और provident fund rules. Another major reason for poor performance was the candidates inability, क्या, inability to answer in the light of the given scenario. ये मसाइल है। आज के सेशन को जो जिसने सुना और नोटिंग की वो आराम से बता सकता है कि कॉर्पोरेट लॉ का पेपर फेल क्यों होता है। ठीक है, क्यों होता है। ठीक है बेटा, एक आध थोड़ा सा मिनट दे दो, आपके सवालात को मैं भी आंसर करता हूँ। ठीक है, इन मेनी केसेस कैंडिडेट्स मेंशन द करेक्ट रूल्स, बट ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग के इश्यूज होते हैं ना। क्या होते हैं इशू सर? यार ड्राफ्टिंग का बड़ा इशू ये होता है, नॉट कंक्लूड प्रॉपर्ली। पता है क्या करते हैं ड्राफ्टिंग में? बच्चा ड्राफ्टिंग में या तो लॉ लिख के आता है जो रिक्वायर्ड नहीं था, या उस लॉ लिखने के बाद, सुन लो मेरी बात, लॉ लिखने के बाद वो क्या करता है, मैं साबित करूंगा, आपके सबके पेपर चेक करके वापस दूंगा, आप देखना। वो क्या करता है, लॉ लिखता है। अब सवाल सिचुएशन पे, सवाल ये है कि जी एक सिचुएशन है, ये सिचुएशन में एक कंपनी ने ये किया, ये किया, ये किया, उसके बाद ये किया, अब बताओ फला लॉ के तहत। अब आपने क्या किया, उसका रेलिवेंट लॉ लिखना शुरू कर दिया। क्यों? आपको आता ही लॉ है, आपने सिचुएशन पे अप्लाई करना सीखा ही नहीं है। जो सीखा, आपको कहा गया जी जाओ मट्टी के बर्तन बनाना सीखो, आप गए मट्टी में, प्लेट उस्ताद ने बनाना सिखा दी। अब जी चलो इसका इम्तिहान लो जी, मट्टी के बर्तन बनाना आते हैं नहीं आते। हमने कहा जाके घड़ा बना के दिखाओ, वो प्लेट बना रहे हैं। तो ये हाल होता है हमारा। वो कहते अप्लाई करो, हम कहते हैं लॉ लो, कहता फिर किसी और से जाके मार्क्स लो, मैं तो नहीं देता तुझे। ठीक है, तो बेटा ये है मसाइल। कंक्लूड करने का क्या होता है, पता है क्या करते हैं हम? लॉ लिखा, देयरफॉर लिखा, हेंस प्रूव्ड वाला चेक, दो लाइनें, ये इज इट अ कंक्लूजन? यार दिस इज नॉट अ कंक्लूजन, दिस इज लॉ का पेपर, ऐसे नहीं। लॉ में होता है लीगल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग। सिचुएशन के फैक्ट्स लेते हैं, उसको लॉ के साथ मर्ज करते हैं। पूरी ड्राफ्टिंग का एक तरीका होता है, पूरी ड्राफ्टिंग का एक तरीका होता है कि यहां ये फैक्ट है, इस पे ये लॉ यूं अप्लाई करता है, तो आगे बढ़ती है बात। फिक्स को लिंकेज कर करके, जैसे नहीं होता खूबसूरत सा एक नेकलेस बनता है। अब ये बातें नहीं है बेटा, मैं आपको करके दिखाऊंगा आपके साथ। तो कंक्लूड करना, दो लाइनों में कंक्लूड कर दिया, लॉ लिखा, कंक्लूड किया, कितने मार्क्स मिलेंगे? मैं होता ना तो मैं मार्क्स के साथ ना वहां पे एक मिसाइल भेज देता, ये ले बेटा 0 मार्क्स विद मिसाइल। ऐसे थोड़ी है लॉ, दिस इज नॉट लॉ। एक एक बड़े बड़े लॉयर हैं, ठीक है, इस मुल्क के बड़े बड़े लॉयर हैं, बड़े बड़े लॉयर माशाल्लाह, बहुत एक कमाल का मुल्क है, हल्के लोग नहीं है इधर। ऐसे ऐसे लॉयर हैं इंटरनेशनल लेवल पे जिनकी स्टैंडिंग है, इंटरनेशनल लेवल पे उनसे कोट किए जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो बैरिस्टर है, ठीक है ना, बैरिस्टर है वो। वकील साहब का नाम लिया, उसने कहा सर, दोस्त है हमारे, हम आपस में जरा अदब से बात करते हैं, सर सर बोलते हैं एक दूसरे को। तो कहता है सर एक बंदा है और मैं हैरान रह गया कि एक केस में इंटरनेशनल कोर्ट्स ने उसको कोर्ट किया हुआ है और मैं उसी के साथ काम करता हूं। मैंने कहा अच्छा, उसका वो असिस्टेंट था। उसकी लिखी हुई चीजें तो क्या लिखते हैं वो, एक तरीका होता है ना लॉ लिखने का। एक साहब के लिए मैंने सुना, इसी लीगल प्रोफेशन सुनकर, ये उसके लिए कहा गया, एक बड़े खूबसूरत लफ्ज कह गया, मुझे बड़ी खुशी हुई उसका सुन के, लॉर्ड ऑफ ड्राफ्टिंग है ये, लॉर्ड ऑफ ड्राफ्टिंग। मेरा बेटा जो तुम्हारा एग्जामिनर है ना, उसकी उसका ना जहन ही ड्राफ्टिंग 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 होता है। वो खुद भी ओपिनियन ड्राफ्ट करता है, ड्राफ्ट करता है, नीचे से काम आता है, उसको चेक करता है। वो तुम्हारा काम थोड़ी चेक कर रहा है, वो 1000 काम चेक करता है।
वो तो बखिए उधेड़ देगा तुम्हारे जवाब के। तो उसके लेवल तक आना है तो मेहनत करेंगे, ठीक है, उसके लेवल तक आएंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है। आपका आधे से ज्यादा काम मैं करूंगा, मगर कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा। ये सेशन था मेरा बेटा आपके लिए, उस पिक्चर को क्लियर करने के लिए। कुछ पिक्चर क्लियर हुई, कुछ हेल्प हुई, मुझे बताओ, कुछ क्लियर हुई बेटा? काफी किस हद तक बेटा ये आपके लिए? अच्छा, मजा आ गया, चलो थैंक यू बेटा, शुक्र है। ये जो पहले वाली पिक्चर थी ये ऐसे थी, ठीक है बेटा, ये थी, नजर आ रही है पिक्चर बेटा? ऐसे थी ना? अब बताओ कुछ क्लियर हुई? अब तक हमने पता है क्या किया, उस पिक्चर को सिर्फ क्लियर किया है कि टॉपिक क्या है और चैलेंज क्या है। हमने क्या किया बेटा, हमने आइडेंटिफाई किया करना क्या है, और हमने ये देखा कि उसको हमने किस तरीके से लेके चलना है, ठीक है। अब मैं करूंगा ये, मेरे पास सफिशिएंट टाइम बचा है, और मैं बार बार टाइम को भी देख रहा था ताकि मैं बिल्कुल सही जाऊं। मैं इसी चीज को बेटा आपको आज ना अप्लाई भी करके देता हूँ, ना सिर्फ ये कि मैं सिर्फ बातें कर रहा था, मैं आपको अप्लाई करके देता हूँ। ये सेम चीज जो मैंने आपको बताई, मैं उसको अप्लाई करता हूँ। मैं पहला लॉ जो स्टार्ट कर रहा हूँ आज, वो आपका कंप्लीट लॉ अदर लॉस का है, और ये वो लॉ है जिसकी वक्त के साथ इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ती जा रही है। इस हद तक के बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज बड़ी इसमें फंसती जा रही है। और वजह यह है कि बेटा बस 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, मैं ज्यादा से ज्यादा ना 5 मिनट ऊपर ले लूंगा, मगर यह है कि नमाज के बाद पढ़ेंगे, बीएफडी क्लास है। चलो फिर मैं इसको जल्दी करता हूँ, ठीक है। फिर ब्रेक 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 मैं कर लेता हूँ, फिर इसके अभी नहीं करूंगा ब्रेक, क्योंकि वजह ये है कि थोड़ा सा मैं आपको शो दिखा दूं, ठीक है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। तो बेटा ये वो लॉ है जिसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, सिर्फ शो कर रहा हूँ ताकि आपको एक आध पॉइंट बता। देखो, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा एक्ट हमारे कोर्स का हिस्सा है, और इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, ठीक है, बढ़ती इसकी जा रही है। अच्छा, क्लासेस कितनी होंगी बेटा? हफ्ते में 2 क्लासेस मेरी होंगी सर, 2 क्लासेस सर मुजामिल की होंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें और जहां पे चूंकि हम कुछ सेशंस रिकॉर्डिंग पे कर रहे होंगे, तो एक्स्ट्रा सेशंस भी रखे जाएंगे जो आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड करते हैं। आपके क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड सेशन भी हो सकता है। और कुछ जो लॉस है, जैसे एएमएल है, मैं लाइव पढ़ाऊंगा, और ज्यादातर मेरे जो होगा रिकॉर्डिंग के थ्रू का, बट रिकॉर्डिंग विल बी सपोर्टेड बाय लाइव सेशंस। ये नहीं है कि रिकॉर्डिंग में, अब आप देखो दीवार से तो नहीं पढ़ोगे ना, पढ़ोगे तो तारिक यूनुस है ना, तो तारिक यूनुस सामने हो ना, तो होगा क्या, ड्यूरेशन ऑफ द क्लास 1 घंटे से ऊपर कभी भी नहीं होगा ड्यूरेशन, क्योंकि ये लॉ है बेटा। 1 घंटे से ज्यादा जब आएगा तो वो आपको उस 1 घंटे की लर्निंग को भी खराब कर देगा। थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि इसलिए मैं 1 घंटा बता रहा हूँ कि 1 घंटे में बहुत कुछ आ गया। वो जो आप रिकॉर्डिंग, मेरी एक सेशन मैंने पब्लिक किया है, मैं दोबारा उसका लिंक भिजवा देता हूँ आप सबको, ठीक है। और बल्कि आप इस तरह करें ना कि व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, तो उसमें कॉर्पोरेट लॉ का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, नहीं तो वसीम है हमारे एडमिन के, वो आपको उससे मैं बोल देता हूँ कि वो शेयर कर देगा दोबारा लिंक व्हाट्सएप का, तो उसमें आ जाओ, वो आपको दोबारा देंगे। देखें कैसे कि कितना कोर्स 1 घंटे में कवर किया जा सकता है। यार 1 घंटा बहुत टाइम होता है, बहुत कुछ कोर्स कवर किया जा सकता है उसमें, ठीक है। बुक कौन सी होगी? वेरेक्ट होगा, वेरेक्ट आपको मिलेगा। मगर आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक होगी वो मेरी बुक होगी। बुक कौन सी? स्लाइड्स। यही स्लाइड्स जो आपको होंगी आपके सामने पड़ी होंगी, और मैं उसको ऐसे प्रिंट करवा रहा हूं, ऐसे अभी उसका थोड़ा सा प्रिंटिंग का काम चल रहा है, वो ऐसे करवा रहा हूं कि आपको नोटिंग की जगह भी मिलेगी। आप नोट भी बनो, सामने स्लाइड आपके पेज पे पड़ी भी होगी, और लिख भी सकते हो उस पर, नोटिंग भी कर सकते हो, और लेक्चर चल रहा है आपके सामने, उसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। हार्ड फॉर्म में मिलेंगी बेटा, बुक की फॉर्म में मिलेंगी। अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है। अभी तो हमने आज पहला क्लास स्टार्ट की है, अभी तो हम, और ये सिर्फ अपने रजिस्टर्ड बच्चों के लिए होगी। बस एक 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 थोड़ा सा मैं चाहता हूँ 5 मिनट मुझे दे दो, 5 तो मैं आपके ले जाऊँ। देखिए, अब आपके लिए एक चीज में ये है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है ना, इस लॉ को समझना है। तो एग्जामिनर बार बार क्या बोल रहा था? समझो 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 समझो। तो मैं लॉ समझाने के लिए मेरी जो टेक्निक होगी वो ये होगी कि वो मसले बताऊं, वो सिचुएशन बताऊं जिसके लिए वो लॉ आया। वो किसी जगह पे कोई बात कर रहा होगा ना, तो तुम्हें लिंक कर पाओगे, अच्छा ये तो इसलिए था, अच्छा ये तो इसलिए था, तो समझ आएगी ना, इंटरेस्ट डेवलप होगा ना। अब देखिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये एक्ट आया, इसके लिए मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? क्राइम। क्यों? क्योंकि आपके इन जो कॉर्पोरेट लॉ का पेपर है, उसमें वेरी फ्यू लॉज आर ऑफ क्रिमिनल नेचर, एंड वन ऑफ देम इज AML. AML 2010 is a criminal law, is not a civil law.
इज अ क्रिमिनल लॉ। और क्रिमिनल लॉ को पढ़ने के लिए ऑब्वियसली एक अलग तरीका होता है, सिविल की तरह नहीं पढ़ा जा सकता। तो सबसे पहले ये देखो मेरे बच्चों कि आप मुझे बताओ व्हाई पीपल कमिट क्राइम। टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा मैं इसको मतलब थोड़ा सा मैं फास्ट रहूंगा, वरना सबसे पहले क्राइम्स कौन से होते हैं? क्राइम ऑफ पैशन, ठीक है, क्राइम ऑफ पैशन, मर्डर हो गया। क्यों भाई? जो एक लानत है हमारे मुल्क में कारोकारी, गुस्सा, ठीक है, क्राइम ऑफ पैशन। एबनॉर्मल लोग, बहुत सारे एबनॉर्मल लोग होते हैं, ठीक है। और बल्कि एक डिफेंस है, अगर एक बंदे ने मर्डर कर दिया और उस वक्त वो इंसेन था, उस वक्त, अभी नहीं, वो साबित कर देना उस वक्त इंसेन था, तो उसने मर्डर ही नहीं किया कानूनन। कानूनन वो उसको सजा तो दूर की बात है, वो कन्विक्ट नहीं हो सकता। आप अमेरिकन जो होती है ना, ये यूट्यूब पे जाओ और लिखो मुख्तलिफ, जैसे क्राइम डेली के नाम से या वो 911 कॉल, तो वहां ऐसे आपको, मैं तो बहुत इससे, मेरा तो प्रोफेशन है ना, मैं देखता रहता हूँ। तो एक बंदे ने क्या किया, एक बंदे ने मर्डर किया, और मर्डर करने के बाद उसको पकड़ा उन्होंने, इंटेरोगेशन के लिए ला रहे हैं, तो उसकी सीक्रेट वीडियोस लगी हुई थी, कैमरा लगी हुई थी। तो बंदा ना सुकून से बैठा हुआ है, वो प्री मेडिटेटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर था उसने किया, उस बंदे ने मर्डर किया था, उसने जानबूझ के मर्डर किया। अब वो बैठा हुआ, जैसे ही इंटेरोगेटर कमरे में आया ना, तो पागल बनने की उसने यूं हाथ कर दिए, यूं हाथ कर रहा है, यूं हाथ कर रहा है, यूं हाथ कर रहा है, पागल बनने की कोशिश कर रहा है। क्यों बनने की कोशिश कर रहा था? क्योंकि अगर वो साबित हो जाए ना कोर्ट ऑफ लॉ में कि वो उस लम्हे इंसेन था, तो वो मर्डर ही कमिट नहीं किया उसने, फिर पता है उसके साथ क्या करते हैं? वो उसको जेल नहीं भेजते, उसको पागल खाने भेजते। वो जेल से ज्यादा बदतरीन जिंदगी वहां मिलती है उसको। एनीवे, अनबैलेंस माइंड। और दूसरा क्या है आजकल? टेररिज्म की वजह से भी होता है बेटा, मगर एक बहुत बड़ी रीजन क्राइम के क्या है? मनी। ऊपर नहीं आएगी, अभी देखना। रीजंस फॉर क्राइम आपने देखे, 95% ऑफ द टाइम जो क्राइम होता है ना, एक स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक मनी के लिए होता है। सबसे बड़ी रीजन ये है, मनी मनी एंड मनी। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि जब एक क्रिमिनल जो मनी के लिए क्राइम करता है, उस पैसे को बताएगा कि मैं फला काम करता हूं, जो है वो वालदा बड़े फखर से बता रहे हैं मेरा बेटा भत्ता लेता है जी, मेरे बेटा जो ड्रग्स बेचता है, छोटा जो है ना, वो आजकल नया बिजनेस ढूंढ रहा है, भाई कोशिश कर रहा है इसको स्मगलिंग में लगाने के लिए, मगर इसका दिल नहीं लगता। ठीक है, मतलब इस किस्म की बातें करते हैं हम। नहीं, क्यों? सुन लो क्यों, ये भी करेंगे ये लोग। ये नहीं है कि कोई इस्लाम, देखो मैं बताऊं, ये कहना कि जी हम कोई वेस्ट से बेहतर मुआशरा है, नहीं है। हमारा बहुत बड़ा एसेट है ईमान, ठीक है ना, अल्लाह अल्लाह के रसूल की जो हमें है ना बड़ा है, बट हम बदतरीन लोग, हमारे, मैं बदतरीन इन द सेंस बोल रहा हूँ कि हमारे पास इतने बदकिस्मत लोग हैं, इतनी बड़ी गाइडेंस मौजूद है कुरान और हदीस की, हमें फॉलो नहीं करते। बस चले ना हमारा, तो हम फेसबुक पे आके लिखेंगे कि ये मैं करप्शन से कमाता हूँ। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो हक समझते हैं, करप्शन हक, हक, ये हमारा हक है, ये हमारी पोजीशन की वजह से हमें हक मिला। और मेरा उस वक्त दिल करता है इसको तो कान के नीचे दो। ठीक है, करप्शन। तो बेटा क्या करेगा वो बताओ? जिसने क्राइम से पैसे निकाल लिए होंगे, वो उसको पेश नहीं कर सकता, वो उसको घर बनाएगा पकड़ा जाएगा, बड़ी गाड़ी लेगा पकड़ा जाएगा। तो क्या करेगा? उस पैसे को वो लॉन्डर करेगा, लॉन्डर, उसको जाएगा एक लॉन्ड्री में लेके जाएगा पैसे को, लॉन्ड्री में क्या करेगा? उस पैसे को मशीन में डाल देगा, मशीन में पाउडर डाल के, पानी डाल के उसको साफ करेगा, फिर ले आएगा, फिर दुनिया को बताएगा मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं तो फला बिजनेस करता हूं, मैं तो जी फला जगह पे मेरी जमीन है, मेरी तो जागीर है। आई समझ? मनी लॉन्ड्रिंग समझ आ गया? आ गया? दो लफ्ज में मनी लॉन्ड्रिंग समझ आ गया। तो अब लॉ समझ आएगा कि नहीं आएगा? लॉ इसको रोकने के लिए पहले समझो तो सही किसको रोक रहा है, बताओ मेरे बच्चों, समझ आ गई बात? ठीक है, गोल ऑफ क्रिमिनल एक्ट्स इज टू जनरेट प्रॉफिट फॉर क्रिमिनल्स। मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस, प्रोसेस दीज क्रिमिनल्स यूज करते हैं ताकि वो क्या करें? डिस्गाइज करें, डिस्गाइज, छुपाएं, कोई इसी ऐसे तरीके से छुपाएं ताकि इलीगल, मगर लफ्ज नोट करना, क्या? इलीगल ओरिजिन उसकी छुप जाए, इलीगल। अब देखो मैं मिसाल, मनी लॉन्ड्रिंग को मनी लॉन्ड्रिंग क्यों कहते हैं पता है? इसलिए कि 1920s में ये टर्म आया था, 20s में अमेरिका में,
क्यों आया था? वो एक गैंगस्टर का जमाना था अमेरिकन हिस्ट्री में, गैंगस्टर्स बड़े होते, अल कपून, आज तक भी उसमें फिल्में बन रही हैं अल कपून पे। वो क्या करते थे? वो क्राइम से, ड्रग्स से, मुख्तलिफ क्राइम से, वो क्राइम के नाम भी मैं नहीं ले सकता आपके सामने, इस किस्म के क्राइम वो करते थे, इस किस्म के इमोरल एक्टिविटीज करते थे कि जिससे पैसा आता था उनके पास। वो पैसे को क्या करते थे, एक उसमें से क्रिमिनल ने क्या किया, लॉन्ड्री बना दी। अब लॉन्ड्री में 2 टके की सेल नहीं थी, वो बड़ी सेल शो करता था, बड़ी सेल शो करता था। ठीक है ना? आप जब फील्ड में जाओगे, फर्म में जाओगे, रेवेन्यू देख के आप कहोगे वाह बिजनेस चल रहा है, ऑन फील्ड जाओगे तो चल ही नहीं रहा यार, 2 टके की सेल नहीं तो पैसे कहां से आ रहे हैं? ये क्राइम की प्रोसीड होती है। ठीक है? उसको डिस्गाइज करने के लिए क्या बनाया? बिजनेस। तो बेटा एक बात सुनो, आपका ताल्लुक जिस भी प्रोफेशन में रहो, आप क्वालिफाई होने के बाद जॉब करो, फर्म बना लो, अपना बिजनेस खोलो, बिजनेस से तो ताल्लुक होगा ना, मनी से तो ताल्लुक होगा ना। तो मनी लॉन्ड्रिंग कितना अच्छा ना चाहिए। मैं यकीन करो, अपार्ट फ्रॉम पेपर, अपार्ट फ्रॉम पेपर, मैं कहता हूँ अल्लाह के वास्ते इसको पढ़ लेना यार, समझ लेना, ताकि जिंदगी में ये वो लॉ है, अल्लाह पनाह दे से, इतना खतरनाक लॉ है कि बड़े बड़े शरीफ लोग बेचारे ने जेलों में गए, शरीफ लोग, मतलब जिससे ना लोगों के हाथ जलेंगे कम से कम, ऐसा खतरनाक है। दिस प्रोसेस ऑफ क्या is of critical importance is it enables the criminal to enjoy क्या enjoy these proceeds, these profits without jeopardizing the source। कहां से आई थी पता ही नहीं चलेगा। दिस इज द प्रोसेस। बस छुपा लो किसी तरीके से, ऐसे छुपाओ ओरिजिन ना पता चले, सोर्स ना पता चले, और उस पैसे को एंजॉय भी कर सको। एंजॉय कैसे करेगा? फॉरेन ट्रिप्स। एंजॉय कैसे करेगा भाई? बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहां की महीने की जो फी है 10 लाख रुपए, ऐसे स्कूल भी हैं कराची में, बिलीव में, आपको नहीं पता, मुझे पता है। यस, एक है, ठीक है, इलीगल आर्म्स सेल हो, स्मगलिंग हो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, एम्बेजलमेंट है, इनसाइडर ट्रेडिंग है, ब्राइबरी है, और इवन टैक्स इवेशन। इनसाइडर ट्रेडिंग ये हमारे मुल्क में क्राइम्स हैं, सम ऑफ द क्राइम्स है। जैसे क्या जनरेट होता है? पैसा। तो बताओगे जाके ऑर्गेनाइज क्राइम में तो डॉन हूं, स्मगलिंग करता हूं। ठीक है, बड़े बड़े स्मगलर्स ना टीवी पे आते हैं, बड़े बड़े स्मगलर्स पता नहीं कहां पे बड़े इज्जतदार होकर घूमते हैं, एज इफ के कुछ नहीं होता। क्या करते हैं? प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट्स, और इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव क्या है कि इनको लिजिटिमाइज किया जाए। कैसे? ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली क्या है? डिस्गाइज करता है। टाइम के हिसाब से बेटा आगे लेके जा रहा हूं, वरना मैं इसको दोबारा के कवर करूंगा। चेंजिंग। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम जाएंगे ना, तो आपको एक अंदाजा हो गया ना आज। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ जी, इस पूरा समझाने के बाद जब मैं लेके जाऊंगा बेटा इस सेक्शन पे, ये सेक्शन ये शुरू हो गया, ये सेक्शन लेके जाऊंगा, समझ आएगा कि नहीं आएगा? समझ आएगा? ये है बेटा तरीका, ये है तरीका। और उसके बाद ये देख लो बेटा, प्रेजेंटेशन देख लो, ये मैं जो लेके जाऊंगा उसी चीज की मैंने फिर समरी बना दी है। ये पूरा चार्ट मूव करेगा, लिंकेज बनेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखो प्रैक्टिकल सिचुएशन आ रही है, देख लो बच्चों। लेजिटिमाइज का मतलब है कानूनी बनाना, लीगलाइज करना। ये देखो सिचुएशंस कैसे बेटा, नंबर देख लो, ये मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशंस दे रहा हूँ। एक चीज पढ़ाने के बाद कितनी एग्जांपल्स दी मैंने? 10। दिस इज द वे वी विल गो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा। आप लोगों के जो सवालात अभी अनआंसर्ड है प्लीज पूछ लो, और होपफुली आज का सेशन आप सबके लिए बड़ा फायदेमंद हुआ होगा। मेनली मैंने आज आपको शो किया इस सब्जेक्ट को हम कैसे टैकल करेंगे। संजीदगी से लेना है। अल्फाज जैसे ना इसमें बहुत ज्यादा होंगे तो हम डिजिट्स के साथ इजी होते हैं, वर्ड्स के साथ नहीं होते, तो वर्ड्स को मैनेज कराने का काम आप मेरे पे छोड़ दो। बट ये है कि आपने मिल के मेहनत करनी है, इंटरेस्टिंग करना मेरा काम है बेटा। ऐसी सिचुएशंस, रियल लाइफ केसेस लेके आऊंगा। कंपटीशन एक्ट है ना, कंपटीशन एक्ट जब पढ़ाऊंगा ना बच्चों, तो मैं आपको कमीशन जो है, कंपटीशन कमीशन, उसके असल जजमेंट्स, असल जो कमीशन में क्या होता है भाई, मैं मिसाल देता हूँ, एक केस में डिस्कस करूंगा, मैं अभी ऐसे ही बता रहा हूँ। वाइटल टी सुना है ना आपने एड में कभी कभी, वाइटल टी, मैं तो वाइटल टी पीऊंगा। वो वाइटल टी वाले ने एक केस फाइल किया, किस पे? एक दूसरे बंदे पे, कंपटीशन के पास, कि जी ये मेरी प्रोडक्ट को अपनी करके पेश करता है, और उस लॉ में इसके लिए प्रोविजन मौजूद है। ठीक है, कमीशन ने उसको बुलाया, कहा जी मैं कहाँ करता हूँ, मेरी टी तो विलाल टी है, विलाल, विलाल टी, वाइटल और विलाल। और उसको जब सामने रखेंगे ना, वो कमीशन ने क्या किया, जब फैसला लिखा ना इस पे,
इस केस पे। तो उन्होंने इधर वाइटलिटी का लोगो ब्रांड का जो है ना वो डब्बा लगाया, दूसरी तरफ विलाल का लगाया, एग्जैक्ट एक चीज है। अब वो बंदा इतना चालाक था, उसने सिर्फ वाइटल को विलाल कर दिया, बाकी सारा कलर स्कीम, लोगो, हर लफ्ज, स्टाइल, फॉन्ट, वो सारी कैलिबरी सब चोरी किए। उसके बाद अब टी जो उसने उसका तरीका क्या था, उसने क्या किया, जो आमतौर पे ये जो होटल बने होते हैं उसके चाय बनाने वाले अनपढ़ होते हैं या पढ़े लिखे होते हैं, तो बिलाल को वो परचेस कर रहे थे क्या समझ के, वाइटल। समझ रहे, ये केस डिस्कस करूंगा, बताओ मुझे। तो कॉन्सेप्ट जो लॉ में होगा वो रियल लाइफ में उस कमीशन ने अप्लाई किया हुआ है। तो हमें बेटा ये चीजें ना प्रैक्टिस के लिए आएंगी, सेशंस होंगे इसके, सेट है। अच्छा, अब ये है कि प्रिंस और प्राइड बिस्किट, ठीक है बेटा। विल रिकॉर्डेड लेक्चर्स बी अवेलेबल इफ वी मिस, यस बिल्कुल होगा बेटा। जो क्लास मतलब ये है कि एक दफे में ना, ये मेरे कहने का मकसद था रिकॉर्डेड लेक्चर का, कि ये नहीं होगा कि सारे आपको दे दिए गए ताकि आप फंस जाओ, फिर तो गए ना, ऐसे नहीं करेंगे, आपको सारे लेक्चर एक साथ नहीं देंगे, ऑर्गेनाइज करके एक एक लेके जाएंगे। मगर आपके पास जैसे अगर आपने लाइव क्लास नहीं ली होगी तो उसके बाद आपके पास एक्सेस होगा, वो लेक्चर आपको मिलता रहेगा। कंपेंडियम अभी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि लॉ अभी अमेंड हो सकता है, आईकेप का सिलेबस भी इसमें हर अटेम्प्ट के लिए आता है, तो अभी कोई कंपेंडियम ना ले। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। सर फॉर्म में एंट्री नहीं हो रही, तो 3 अटेम्प्ट, देखो बेटा हसन, पहले तो ये अच्छा चलो ठीक है हसन, अल्लाह खैर करता है बेटा, कोशिश करो और फिर राब्ता भी कर लो मुझसे। सर कंपेंडियम अभी लेने की जरूरत नहीं, नहीं बेटा नहीं है। एक्साइटेड टू स्टडी फ्रॉम यू, बेटा एक्साइटेड टू बी टीचिंग दिस सब्जेक्ट टू यू, वेरी एक्साइटेड। सर कब लेनी चाहिए, दिसंबर। देखो बेटा ये है कि अभी क्योंकि बजट आ रहा है, तो बजट भी थोड़ा सा लॉ को चेंज करता है, फिर आईकेप का दिसंबर अटेम्प्ट के लिए सिलेबस भी आएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लो। बेरेक्ट अलबत्ता अवेलेबल है, मेरी जो बेरेक्ट है ये मेरी कंपेनियम है। बेरेक्ट को मैं एक या मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में आपको दे दूंगा, ठीक है। अभी तो जिस तरीके से हम चूंकि लेके चलेंगे, तो बेरेक्ट कब परचेज करना है हम आपको खुद बता देंगे। दिसंबर अटेम्प्ट वाला बच्चा जो है ना, थोड़ा सा बस वेट कर लें। और सर शेड्यूल क्लास का प्लीज शेयर कर दें। देखो बेटा इस तरह होगा कि हफ्ते में 4 क्लासेस शेड्यूल होंगी, 2 सर मुजम्मिल की, 2 मेरी, ठीक है। उसका पूरा फिक्स शेड्यूल होगा। और मेरी क्लासेस आप समझो कि 80% ऑफ द टाइम रिकॉर्डेड होंगी, 20% ऑफ द टाइम एक आध लॉ जो लाइव पढ़ाऊंगा मैं। रिमेनिंग जब मैं लाइव आऊंगा आपके पास तो वो भी रिकॉर्डिंग होगी, वो भी आपको मिलेगी। रिकॉर्डिंग जब मैं लाइव ज्यादातर आऊंगा 3 मकसद के लिए। एक तो क्वेश्चंस जो आए होंगे उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपके सवालों के जवाब भी आपको दिए जाएं। और सवालों के जवाब 2 तरीके से दिए जाएंगे। जिस बच्चे ने लेक्चर सुना नहीं समझ आया, मुझे व्हाट्सएप इंडिविजुअल ग्रुप पे होता है ना, इंडिविजुअल सवाल भेजेगा, मैं इंशाल्लाह आपको पूरी टाइम लाइन में बता दूंगा। अलग से मैं इसके लिए नंबर लेके, ताकि उसके सवाल किसी के मिस ना हो, वो मैं सेपरेट काम करूंगा। और दूसरा मैं लाइव आऊंगा, जो मेनली आऊंगा आपके सवालात आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए और आपकी ड्राफ्टिंग के लिए। ड्राफ्टिंग पे बहुत इंशाल्लाह काम करूंगा। देखें अगर मैं भी पढ़ा रहा होता ना बेरेक्ट से, और पढ़ा रहा होता टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर करके, तो मुझे भी टाइम नहीं मिलता, ना आपको मिलता ना मुझे मिलता। अब हमें टाइम मिलेगा तो हम उसको यूज करेंगे, हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो शेड्यूल क्लासेस का फिक्स शेड्यूल होगा बेटा, 4 क्लासेस होंगी हफ्ते में। जून 22 वाला कब ले कंपेंडियम, बेटा जो 22 के लिए है ना कंपेंडियम, वो हम आपको खुद बता देंगे, अभी तो बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तो बिल्कुल जून 22 वाले को कम से कम ये कंपेंडियम लेना चाहिए जब जुलाई या अगस्त में आते, ठीक है। तब तक आप सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल हैं। और अगर किसी ने कहा कंपेंडियम का मतलब है बेटा वो बेरेक्ट, बेरेक्ट ये कंपेंडियम कहलाता है, ठीक है। ये कंपेंडियम का मतलब है बेरेक्ट, जो सारी एक सिंगल वॉल्यूम के अंदर, ये बेसिकली कुछ पब्लिशर प्रिंट करते हैं। अब मैंने भी तो इसको अपने नाम से ये कंपाइल करके प्रिंट किया, बट ये बड़ा इतना मुश्किल काम है करना, इसको अपडेट करना, मतलब क्योंकि ना ऑब्वियस सी बात है कि ये इसमें बच्चे को सब्सिडाइज भी करना पड़ता है इसकी कॉस्ट कम करने के लिए, ठीक है, कि ताकि प्रिंटिंग कॉस्ट हो। और साथ में इसमें अपडेशन के इशूज आते हैं, आप लॉ चेंज होगा तो आपका सब कुछ तो वेस्टेज हो जाता है ना वे, फिर इसकी सप्लीमेंट में करके भेज रहा होता हूँ, ठीक है बच्चों। तो कंपेंडियम जो जून 22 का बच्चा है वो जुलाई में आके दोबारा इसको ले, अभी सॉफ्ट कॉपी नहीं। और अगर किसी को ना प्रिंटिंग के इश्यूज हैं तो राब्ता करें बेटा, इंडिविजुअली बेसिस पे भी मैं हेल्प कर दूंगा। सर जितने भी लाइव सेशंस होंगे वो भी रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे बेटा, बिल्कुल मिल जाएंगे। सर केस स्टडी के बुक
के लिए अलग परचेज, देखो ये जो आपको केस स्टडी की बुक अलग से कोई नहीं होती। केस स्टडी जो मेरी आपको सेशंस होंगे उसके लिए सप्लीमेंट और नोट्स होंगे जो प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलेंगे। और अगर जो आउट ऑफ कराची का बच्चा होगा उसको हम पोस्ट के थ्रू भेज देंगे, कोरियर के थ्रू, पोस्ट के थ्रू वो भेज देंगे, ठीक है। तो आपको सेपरेट कोई बुक नहीं है, मेरे नोट्स हैं और यही स्लाइड्स होंगी और ऐसे फॉर्म में उसको प्रिंट किया जाएगा कि बुक फॉर्म में हो जाएगा और साथ में उसमें लिखने की जगह होगी आपकी, ठीक। और मेरे बच्चों, चलो मेरे बच्चों खुश रहो भाई, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। हम मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ को स्पेसिफिकली नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे, सही है। कोई फर्दर सवालात अगर ऐसे हो, चूंकि अभी नमाज का टाइम भी है, अगली क्लास भी है बच्चों आपकी, BFD की क्लास है शायद, तो इस वजह से अगर किसी को कोई फर्दर सवालात हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। और जिसके पास, ऑब्वियसली मेरा नंबर सबके पास होगा, नहीं है तो थैंक यू बेटा, आप भी अपना ख्याल रखें, टेक केयर बेटा। अच्छा ये इसमें अभी लिख नहीं रहा, तो एक काम करें, मेरा नंबर जिसके पास नहीं है वो लिख ले, 03322130867, ठीक है, 03322130867, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों खुश रहो, इंशाल्लाह ताला ये जो हमारी नई लॉ की एसोसिएशन है वो एक अलग ही लेवल पे इसको ले जाएंगे। फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगली दफा दोबारा टैक्स में आ जाएंगे, क्योंकि एडवांस टैक्स भी हमने पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप सबको खुश रखे।